6.5 वर्षों में मैंने इस जैन माइनॉरिटी के अवेयरनेस के लिए जम्मू से लेके एर्नाकुलम तक और गुवाहाटी से लेके गांधीधाम तक पूरा भारत कम से कम 2 बार छाना है। और जितने भी रिसोर्सेस मुझे अपने समाज के अंदर से मिले हैं, डाटा मिला है, इन सभी को मैं जब कंपाइल करता हूं तो मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत में हमारा पॉपुलेशन 2 करोड़ है। और ये सेंसस हमारा डिफेक्टिव होने के कई सारे रीजन है। एक तो हमारा अवेयरनेस 2011 के सेंसस में उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था कि जैन हमें कहाँ लिखना है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का माध्यम इतना पावरफुली अपने पास अवेलेबल नहीं था जितना आज हमारे पास अवेलेबल है। मोस्टली केसेस में हम लोगों ने, कई लोगों के नाम में जैन है लेकिन नाम में जैन होने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम रिलीजन के कॉलम में जैन नहीं लिखेंगे वो जैन के अकाउंट में नहीं जाता है। हम लोगों ने मारवाड़ी लिखा, गुजराती लिखा, हिंदू जैन लिखा, अपने गोत्र लिखे, और कई बार सेंसस के लिए आने वाले लोगों ने फॉर्म भर दिए और हमने बिना पढ़े साइन कर ली। ऐसे भी कई सारे केसेस है, कई जगह हमने ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन किया है और सैंपल सर्वे भी किया हमने कि ये वास्तविकता इतना डिफरेंस है क्या। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का हमारा पॉपुलेशन 2 करोड़ है और 2021 का भी सेंसस हो सकता है, आगे पीछे क्या होता है कोरोना का मुझे पता नहीं, अदरवाइज हम 2021 में हो रहा है ऐसा समझ के चले तो ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन ने और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ड्राइव शुरू किया है। मैं जितने भी हमारे पराग जी और सारे ऑफिसर्स हमारे जीएससीएस के जुड़े हैं सबका भी सहयोग चाहूंगा उसके अंदर की जहां भी संभव हो हमें समाज में जरूर एक प्रेरणा करे। नाम में हम जैन लिखे या न लिखे लेकिन रिलीजन के कॉलम में हमें जैन जरूर लिखना चाहिए। और अगर हमारा दिल चाहे तो कास्ट के कॉलम में भी हम जैन लिख सकते हैं। हमें कोई सब कास्ट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है या आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे विश्व में ये एकमात्र कम्युनिटी ऐसी है जो 250 इसके अंदर डिवीजन है। मतलब इतने बिखरे हुए हम, इतने डिवाइडेड है कि हमें पता नहीं है कि हम कितने हैं, कहाँ है और क्या कर रहे हैं। और आज भी हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं छोटे मोटे भी लग रहा है, उसका सबसे मेन रीजन है हमारा आपस में इतने सारे डिवीजन होना और हमारी जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है हम काफी हद तक उसे भूल चुके हैं। पराग जी ने कहा कि अभी तक हमने वो ऊंचाइयां छुई नहीं है, हम काफी ऊंचाइयों तक जाके वापिस आए हैं। अब हम ये अगर हम देखें पराग जी, पिछले हम 100 साल का इतिहास या 50 साल का इतिहास हम डिक्लाइनिंग मोड पे है। पूरे विश्व में भारत सबसे अमीर देश था। अगर मैं किसी के हमारे कोई आत्म प्रोढ़ी करनी है या हमारी बढ़ाई करनी है इसके लिए, बट जैन समाज का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इस देश का निर्माण में। भारत देश का नाम भी हमारे सम्राट भरत चक्रवर्ती के नाम से ही पड़ा हुआ है। लेकिन हम सारे लोग हमारे इतिहास को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और पढ़ते हैं जानते हैं तो भी आगे हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते। पता नहीं, हर एक आदमी की सोच अलग अलग हो सकती है उसके अंदर। ब्रिटिश रिजिम में पूरे विश्व से तो ब्रिटिश रूल के अंदर भारत में नगर सेठ की पदवी देते थे ब्रिटिश लोग। एकमात्र जगत सेठ की पदवी दी हुई है पूरे भारत में, वो जैन थे। जगत सेठ कलकत्ता के दुगड़ मुर्शिदाबाद के थे ओरिजिनली। उस समय के 60 महाराजाओं को वो फाइनेंस करते थे। तो उस समय की उनकी प्रॉपर्टी फेडरल बैंक ऑफ ब्रिटिश इंग्लैंड के रिजर्व बैंक से ज्यादा प्रॉपर्टी जगत सेठ की थी। ये फैक्ट है, इतिहास के रिकॉर्ड में जो ब्रिटिशों ने लिखा हुआ है उसी के अंदर लिखा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, तभी जाके उनको जगत सेठ की पदवी मिली। ऐसे कई सारे हमारे इतिहास है। तो अगर हम बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो महाराणा प्रताप का इतिहास हम सब जानते हैं। उनकी पूरी लड़ाई जिसने लड़ाई, भामाशाह, वो खुद जैन थे। भामाशाह सिर्फ व्यापारी नहीं थे कि उन्होंने खाली, मंत्री नहीं थे कि उन्होंने खाली पैसा दिया, वो खुद लड़ाई करते थे। और भामाशाह के सगे भाई महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ये हमारा जैन समाज का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन पता नहीं हम समाज के, आज के समाज के सामने इसे अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे या जानबूझ के इसे कोई ना कोई छुपा रहा है। तो ये हमारा गौरव वापिस लाने के लिए हम सबने प्रयास करना चाहिए। हमारी एक इमेज बनी हुई है जैन समाज की, ये सारे अमीर लोग हैं, जैसे सुमेर जी ने भी कहा उनके इंट्रोडक्टरी स्पीच में, ये मैंने भी फील किया 6 साल में। शुरुआत के दौर में जब भी मैं गवर्नमेंट के पास गया तो मिनिस्टर रहो या सेक्रेटरी रहो, सबका पहला रिएक्शन था कि आपको मिला है स्टेटस, आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप तो सारे अमीर लोग हैं। तो मुझे उन्हें स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाना पड़ा
मैंने पहला सेमिनार कोल्हापुर में लिया था, तब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस सिद्दीकी थे, उनको बुलाया था। 3-3.5 हजार लोग आए थे। तो उन्होंने सब उनका कहा कि वो जब ये प्रोसेस हुआ जैन समाज को माइनॉरिटी स्टेटस देने का, तो उनका एक रिपोर्ट उसके अंदर था जिसके आधार पे ये फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। तो उन्होंने लिखा था कि जैन समाज को ये माइनॉरिटी स्टेटस देने से सरकार के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये अहिंसा वाले और शांति प्रिय लोग हैं, इनसे कोई न्यूसेंस होगा नहीं, तो इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस देने से वो सोशल नुकसान कोई नहीं होगा। ये सारे कैश रिच लोग हैं, इसलिए इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट के बजट के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आएगा। तो इनको माइनॉरिटी स्टेटस देने से आज के डेट में गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं इनको देना चाहिए। तब मैंने उनको बताया, कोल्हापुर में मैं इनको एक दिन लेके घुमा हमारे रूरल कोल्हापुर, रूरल सांगली एरिया में, कि जहाँ जैन समाज के लोग खेती में काम करते हैं, अपनी खेती में नहीं दूसरों के खेती में मजदूरी करते हैं, कि वो शॉक कि ऐसे जैन भी आते हैं, क्या ये रियली जैन है? मैंने कहा यस, ये सारे लोग जैन है। और हम तो सारे आप जैसे लोगों को मिलते रहते हैं, तो हमको लगता है कि बस जैन तो सारे वेल टू डू अमीर है, पैसे वाले हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत बार मुझे आया। 2-3 साल गए हमको लोगों को समझाने में कि ये दिखता है उतना सारा पिक्चर नीचे तक नहीं है, ये दिखता है 10%, 20%, 30% ही है। और काफी सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी है जिन्हें आज भी, मतलब ये कोविड के टाइम पे बहुत सारा काम जैन समाज ने पूरे भारत में किया है, सभी समाज के लिए किया है, लेकिन कम से कम ये 1 महीने में 350 जैन लोगों के मेल मेरे पास है जिनके पास खाने का रेशन तक नहीं है। अलग अलग जगहों पे है भारत में, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में है। चकोर जी हमारे समाज के हम थिंक टैंक कह सकते हैं उनको, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो पूना से बिलोंग करते हैं। तो पूना में पूना जीतो की तरफ से, जीतो के ग्रुप है, वो फूड बैंक चलाते हैं जैन समाज के लोगों के लिए। आज मेरे ख्याल से करीब 1500 परिवारों को वो फूड बैंक के माध्यम से हर महीने का राशन दिया जाता है। वो कोई पब्लिसिटी नहीं करते हम उसकी, वो जो भी करते हैं ये लोग काम, और जिसको जरूरत है उसको देते हैं। लेकिन मैं जब पिंपरी चिंचवड़ में गया था एक सेमिनार में, तो चालू सभा में स्टेज पे एक यंग कपल आया, उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था 1.5-2 साल का। तो उधर आके वो रोने लगे कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मुझे 3.5 लाख रुपए का मदद चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा पूना जैसे शहर में ऐसी स्थिति किसी की कैसे हो सकती है? उसी समय उस सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने 1.5 लाख रुपया कलेक्ट करके दिया, हमने और भी किसी माध्यम से उसको कनेक्ट करवा के दिया। मैंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? वो बोला इधर सामने बाबा साहेब आम्बेडकर झोपड़पट्टी है, मैं वहां रहता हूँ। मैंने बोला आप क्या करते हो? तो बोला मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक जैन समाज का युवक इस स्थिति में अगर है, तो हमारे सबके लिए एक गंभीरता से सोचने की बात है। गुजरात में मैं गया था, अहमदाबाद में नरोड़ा पाटिया एरिया, आप में से काफी लोग जानते होंगे, सुना होंगे। वहां 600 जैन फैमिली ऐसे है जिनके घर के युवक या उनके परिवार के मुखिया ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं हम, जब हमारे यहाँ में मल्टी बिलियनर्स भी है और हमारे समाज में ऐसे लोग भी है, तो हमें इन सब लोगों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत है। हम समाज के माध्यम से, जैन समाज सोशल एक्टिविटीज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे भारत में भी हमें वो एक गौरव प्राप्त है कि ये समाज हमेशा देते रहता है। माइनॉरिटी स्टेटस की जब मैं शुरू में बात करता, तो हमारे समाज के कई प्रमुखों ने हमें कहा कि हम क्यों मांगेंगे किसी के पास, हमने क्यों जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, हमारा हाथ तो हमेशा ऐसा रहा है देने वाले, हमने क्यों मांगना चाहिए? मैंने कहा हमने मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आंख ऊपर करके ही चल रहे, हम नीचे देखने का प्रयास नहीं करके हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं। हमने एक डाटा कंपाइल करने का प्रयास किया, तो जो मेरा स्टैटिस्टिक्स है वो आप कहीं भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पराग जी, आप तो हमारे देश के इकोनॉमिक कैपिटल में रहते हैं, आपसे मिला हूं मैं 2-3 बार एमटीडीसी के, जब आप इंचार्ज थे तब भी। बहुत अच्छा लगा हमें, आपका एक एटीट्यूड जो है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ऐसे ऑफिसर्स रहते हैं। इस मुंबई के धारावी झोपड़पट्टी में 1100 जैन परिवार रहते हैं। हम बिलीव नहीं कर सकते, मतलब अपने दिए के नीचे अंधेरा हम बोल सकते हैं। जिस मुंबई में मेरे एक मित्र ने, अभी काफी सारे लोग जाने के, मैं बताऊंगा नहीं, बांद्रा में 4 साल पहले बंगलो खरीदी किया, मुझे दिखाने लेके गए थे। 5 स्टोरी का बंगला था, उनके लेफ्ट साइड में सलमान खान का था, राइट साइड में थोड़ी दूर शाहरुख खान का था। ऊपर गए तो पूरा समुद्र का नजारा दिखता था। मैंने ऐसे पूछा, भाई अपन तो बनिए ठहरे, तो कितने में लिया? 600 करोड़ में लिया। मैं नाम नहीं बताता हूँ। हमारे लोग ऐसे भी है जो एक अपने रहने का मकान
600 करोड़ का लेते हैं। उसी बॉम्बे में वहां से ठीक 1.5 किलोमीटर दूरी पे धारावी में 1100 जैन परिवार ऐसे रहते। वो कौन सी अवस्था में रहते होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। धारावी किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आप कोई भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। वहां पे इतने परिवार हो सकते हैं 50-100 बड़े हो, कम हो हुए होंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो ऐसी बहुत गंभीर स्थिति मुंबई में, आप नालासोपारा में जाइए, वसई में जाइए, हॉरिबल सिचुएशन है। आज से कुछ सालों पहले आत्मवल्लभ वल्लभ समाज ने 600 जैन परिवारों को वहां फ्लैट बना के दिए थे, करीब 30-35 सालों पहले। मतलब नॉमिनल कॉस्ट में दिए होंगे, या हमारे और एक भेदाजी करके बड़े बिल्डर है मुंबई में, उन्होंने भी ऐसे किया है, 150-200 परिवारों को फ्लैट दिए है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद रिक्वायरमेंट के सामने बहुत कम होता है, इतने बड़ी जरूरत है। और 40 साल पहले दिए हुए फ्लैट ऐसे कि वहां बरसात के दिनों में हम चल के ऊपर नहीं जा सकते घर के अंदर, इतनी खराब स्थिति वहां इन लोगों की है। कहीं भी जाओ पूरे भारत में हमको अमीर जरूर मिलेंगे जैनों के, लेकिन ऐसे लोग भी है। प्रॉब्लम यही है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमें रोकती है हाथ फैलाने से। बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए हाथ। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी डिस्टर्ब किए बगैर उन्हें हम किसी न किसी तरह से मदद करें। या तो हमारे जो भी सिस्टम से करें, या गवर्नमेंट के जितने भी ये स्कीम्स है ये उन तक पहुंचाने के में ब्रिज बनने का काम करें। ये हम आसानी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको पैसा ही देना है उनको। ये स्कीम कनेक्ट करा के दे सकते हैं तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। इन 6 वर्षों में एजुकेशन स्कॉलरशिप, अभी हमारे में से काफी सारे लोग जानते नहीं। अभी ये कोविड में मैंने 22 सेमिनार लिए माइनॉरिटी के, 800 900 पार्टिसिपेंट थे। बहुत अच्छी तरह से लोग मोटिवेट होकर काम शुरू भी किया है। इन 6 वर्षों में मैं पर्सनली 10 लाख लोगों को एड्रेस किया है मैंने, 10 लाख से भी ज्यादा, 1000 से ज्यादा मैंने बड़े पब्लिक गैदरिंग्स किए हैं। और ये 6 वर्षों में जैन समाज के बच्चों को गवर्नमेंट के योजनाओं के स्कॉलरशिप के 200 करोड़ से प्लस रुपए मिले हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से उनके अकाउंट में जमा हुए हैं। ये फैक्ट है। इसे हम और भी आगे लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा कोटा एग्जिस्ट होता है। 2014 की हालत ये थी कि हमारे लिए 60,000 स्कॉलरशिप्स का कोटा था और हमारे पूरे भारत से एप्लीकेशन गए थे 16,000। आज स्थिति ये है, हमारा कोटा उतना ही है, हमारे एप्लीकेशन जाते हैं 3 लाख। हम वहां जाके बैठ के, अभी आप सब लोग ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट के प्रशासन में काम करते हैं, तो ऑफिसर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जो भी अनयूटिलाइज अदर कम्युनिटीज के फंड्स है वो हमने डाइवर्ट करवाते हैं। हर साल जाके एक एक्सरसाइज हम दिल्ली में जाके करते ही है, तो कहीं ना कहीं हमें 90,000 लाख 1.25 लाख बच्चों को ये मिल जाता है स्कॉलरशिप। अब हमारा कोशिश चल रहा है कि कोटा इंक्रीज करने का। काफी सारे इश्यूज है उसके अंदर। कल किसी एक सेशन में हमारे कोई भाई बोल रहे थे कि ये स्कॉलरशिप्स अपने कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बेस पे है। तो हमारा जो सेंसस डिफेक्टिव है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यहाँ होता है, क्योंकि एलोकेशन जो होता है टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उसमें हमारा परसेंटेज, तो उसमें हमारा परसेंटेज आता है 2%। तो जब 30 लाख की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट टोटल रखती है, 30 लाख नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे इससे सिर्फ 60,000 आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें या तो उसमें से वो कम्युनिटी वाइज कोटा सिस्टम निकालना पड़ेगा, या तो हमारा सेंसस अगले साल प्रयास करके उसे प्रॉपर रिकॉर्ड पे लाना होगा। वो रिकॉर्ड पे आने में भी 2-3 साल लगते हैं। तो ये काफी सारे इस तरह के इश्यू हमें आप सब लोगों के सहयोग से जरूर हम उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पराग जी के जो 2-3 इश्यू थे, इसके लिए मैंने शुरुआत में इस सब्जेक्ट को लिया है। कोविड का ये टाइम हमारे लिए, आपने जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को टच किया, ये ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज करके भी हम इसे कर सकते हैं। जो चाइना के बैन का सब्जेक्ट चल रहा है, मैं भी उस इवेंट या ड्राइव में जुड़ा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी के लिए हमारे एक सिंबल। हेलो, कोई बोल? गांधी साहब एक 2 मिनिट. गांधी साहेब बोला. एक 2 मिनिट. आपल्याला बरोबर संदीपान भुमरे साहेब मंत्री महोदय आहेत जी. 2 मिनिट आपल्या जैन कम्युनिटीसाठी काय केलं ते जरा बोलू इच्छितात. बोलो देत की काय प्रॉब्लेम नाही. जय जिनेन्द्र. हेलो, आप मेरी आवाज सुने आ रही? हाँ बोला बोला संजय. हाँ, मैं संजय पापड़ीवाल, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और मांगी तुंगी मूर्ति निर्माण कमेटी का महामंत्री हूँ। और मेरे साथ में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रोजगार हमी और फल उत्पादन श्री संदीपान जी पाटिल भुमरे, जो शिवसेना से है और लगातार 5वीं बार आमदार
बोलकर हमारे पैठन तालुके से है, और कारखाना हो, बैंक हो, हर जगह पर वो 20-25 साल से अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ है। मैं इनसे पहले भी एक बार उनको रिक्वेस्ट कर अल्पसंख्यक के बारे में 2-3 बार उनके पत्र लिया हूँ। उनसे ले जाकर अल्पसंख्यक मिनिस्टर से बात करी हूँ, और राजेंद्र एड्रावर साहब से भी हमने बात की है। आज वो हमारे साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा पूरे महाराष्ट्र में जिला वाइज अल्पसंख्यक समितियां की नियुक्ति अभी हुई नहीं है, और अभी कोविड के बाद में सब जिलों में अल्पसंख्यक की नियुक्ति हो जाए, ताकि हर जिले में अल्पसंख्यक और जैन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो अल्पसंख्यक विभाग माइनॉरिटी का दर्जा देता है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको सुलभ किया जाए। इसके पहले जो मिनिस्टर गवर्नमेंट थी, उसके जो मंत्री थे, उनसे भी भुमरे साहब ने बात की थी मंत्रालय में, और इस प्रक्रिया को के संबंध के प्रश्न है वो हमेशा हमको मदद करते हैं। जैसे हमारे पैठन में एक महावीर स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसके लिए शासन के माध्यम से 30 से 40 लाख रुपए की राशि उन्होंने दी, और अभी वहां पर काम पूरा हुआ है। हमारे धर्म तीर्थ है जो कश्मीर के पास है, वहां पर भी रोड बना के दिया है। तो आप ललित जी गांधी, देवेंद्र जी बाकलीवाल, आप सबको कहता हूँ कि साहब से आप बात कर सकते हैं, और कुछ विशेष प्रश्न है तो उनको दे सकते हैं। मैं उनको दूसरे मोबाइल पर ज्वाइन किया हूँ। आए वो विजय पापड़ीवाल के नाम के मोबाइल पे ज्वाइन है। मुझे ज्वाइन किया था नहीं, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बोला, आवाज येतोय आपला? हेलो हेलो, आवाज येतोय सर, बोला. येतो सर, आवाज येतोय आपला, बोला सर. हेलो, आवाज येतोय सर. त्यांना बोलून घे ना काय. आपण त्यांची चर्चा करा ना. आवाज नाही. आवाज येतोय, आम्हाला येतोय आवाज. बोला. बाळासाहेब, संजयजी आवाज येतोय आम्हाला. आवाज येतो, पण तुम्ही त्यांना काही चर्चा का सुरू करणार आधी. काय आपला जे विषय असेल, आपल्याला मंत्री म्हणून जी काही मदत लागेल, काय काय अपेक्षा आपल्या शासन स्तरावर जे जे काही आपल्या मागण्या असतील, मदत लागत असेल, एक आपल्याला शासनाच्या स्तरावर मी जे काही मदत लागेल ती मदत करण्यास आपल्याला तयार आहे. आतापर्यंत मदत करीत आलो, कुठलाही प्रश्न असू द्या, आता संजय पापडीवालांना सांगितलं सगळं. अशा पद्धतीनं मी सुद्धा आपल्याला मदत करण्यासाठी 100% प्रयत्न करीत राहील, असं मी आजच्या प्रसंगी आपल्याला शब्द देतो. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. आपली मदत नेहमीच लागेल आम्हाला, आणि आपली नेहमीच मदत असते. जैन समाजाला आतापर्यंत संजय पापडीवालांना सगळी माहिती दिली, आणि इथून पुढे सुद्धा कुठेही आपण कमी पडणार नाही, याची मी 100% आपल्याला ग्वाही देतो. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. Thank you so much for the information. I request ललित जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जी जी, थैंक यू. उनके एक बार माइक म्यूट करवा दीजिए. थैंक यू. तो हम एक बार फिर से शुरू करते हैं. माइनॉरिटीज के जो अलग अलग सेक्टर्स है, 2014 में हमें नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया. उसके पहले महाराष्ट्र में 2004 से जैन समाज को स्टेटस दिया गया. ऐसे भारत के दो अलग अलग 11 स्टेट्स में जैन समाज को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे देने से पहले. आज के डेट में माइनॉरिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जितने भी स्कीम्स है, उसमें से 90% स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट होते हैं, और उसके स्कॉलरशिप एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेमेंट जाता है. बाकी के स्कीम जो है उसके स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट है.
ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम ऑपरेट होती है। इसके अलावा कुछ 8 स्टेट ऐसे हैं जो अपने स्टेट लेवल पे भी माइनॉरिटी डेवलपमेंट का फंड उनके बजट में एलोकेशन होता है, जिसमें महाराष्ट्र में करीब 600 करोड़ का फंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए है, कर्नाटका में करीब 650 करोड़ का है, बंगाल में भी नए उन्होंने शुरू किया है 200-250 करोड़ का वहां है, आंध्र तेलंगाना में कुछ है। ऐसे 6-7 स्टेट है जो इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड प्रोवाइड करते हैं। उसमें मोस्टली जो एलोकेशन है ये क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट लोकल बॉडीज के माध्यम से होता है, उसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उसके अंदर होता है। बाकी सारी स्कीम जो है इसमें 3-4 अगर हम बाइफरकेट कर सकते 3-4 वर्टिकल है। एक तो है माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद जैन समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है या हो सकता है या हो रहा है। एक हमारा एक नॉर्मल परसेप्शन है कि माइनॉरिटी मिला तो क्या हुआ, एजुकेशन के लिए कुछ छोटा मोटा मदद होता होगा, तो मोस्टली जैन समाज के जो एलिट क्लास है उसने इसको इग्नोर किया है कि इसके मेरा क्या लेना देना है एजुकेशन का, 2000, 5000, 25,000 स्कॉलरशिप की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसको जरूरत है वो देखेगा। काफी सारे लोगों ने इसके परसेप्शन गलत होने के कारण इसे इग्नोर किया है। कुछ लोगों के मन में एक भ्रांतियां थी, कुछ हमारे समाज के आचार्य है या हमारे बड़े गुरु महाराज है उनके मन में थी कि कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी स्टेटस हमें स्ट्रीम लाइन मेन लाइन से अलग करेगा, जो हमारे समाज के लिए लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। इसलिए भी बहुत सारे रिजर्वेशंस लोगों के मन में थे। शुरुआत के 1.5-2 साल में मैं भारत के सभी प्रमुख आचार्यों से पर्सनली मिला, पर्टिकुलरली जिनके मन में इसके बारे में कुछ न कुछ रिजर्वेशंस थे, उनको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और आज के डेट में पूरे भारत में सभी पंथ संप्रदायों के सभी आचार्य, सभी गुरु, सभी का इसको पूरा समर्थन है। एक भी हमारे इसमें ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जो इस माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अभी कोई रिजर्वेशन रख के इसको रेजिस्ट कर रहा हो। लेकिन शुरुआती दौर में काफी रेजिस्टेंस था कि गवर्नमेंट का इंटरवेन बढ़ेगा हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज में या हमारे रिलीजियस एंटिटीज में, या और कई तरह के लोगों के परसेप्शंस थे। एक बड़ा सबसे परसेप्शन कुछ लोगों के मन में था कि ये माइनॉरिटी ये वर्ड आता है तो हमारे मन में एक ही कम्युनिटी आती है। पहले जो सालों से इसे पॉलिटिसाइज किया गया इस सब्जेक्ट को, तो पहले सबसे मुस्लिम कम्युनिटी ही सबके दिमाग में आती है। तो सब लोग बोलते रहे हमको क्या जरूरत है माइनॉरिटी का स्टेटस लेने की, हम हमारा आज का स्टेटस है पर हम कहीं ना कहीं इंफीरियर हो जाएंगे। एक सिंपल है, माइनॉरिटी कोई किसी रिलीजन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमारे नंबर्स के ऊपर ये स्टेटस मिला है। माइनॉरिटी का सिंपल मीनिंग है हम संख्या में कम है, और संख्या में कम है ये स्टेटस हमको क्यों मिला, ये हमारा जो रिलीजन इंडिपेंडेंट है, किसी धर्म की शाखा नहीं है, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो धर्म पालती है उससे इनकी संख्या कम है, ऐसे कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने का प्रोविजन है। हालांकि प्री इंडिपेंडेंस एरा से जैन कम्युनिटी ये माइनॉरिटी स्टेटस ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी जब माइनॉरिटी कम्युनिटी का लिखा गया उसमें जैन कम्युनिटी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 91 में जब इसका एक्ट बना तब जैन गायब हो गए थे उसके अंदर से। आज भी मैं कई जगह सेमिनार लेने जाता हूँ तो जब यूथ होते हैं मेजॉरिटी सेमिनार में तो पूछता हूं मैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो 90% लोग जवाब देते हैं भगवान महावीर ने स्थापना की। क्योंकि हमें उतना ही मालूम है जैन धर्म का जो इतिहास का, हमारे स्कूल के सिलेबस में कोई एक बार एक सब्जेक्ट आएगा 1.5 पेज का, वो लिखेगा कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने की, बुद्ध के समकालीन थे, और थोड़ा बहुत लिखा जाएगा। इसके अलावा जैन धर्म की जानकारी ना तो हमारे सिलेबस से कहीं मिलती है, ना आज के हमारे पेरेंट्स को टाइम है हमारे बच्चों को बताने का, और लोग बोलते हैं कि भगवान महावीर ने स्थापना की। कई लोगों को पूछता हूँ ये धर्म कौन से धर्म में से आया, तो 10 अलग अलग आंसर मुझे मिलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें हमारी धर्म की उत्पत्ति का बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे धर्म की स्थापना किसने की, हमारे धर्म की विशेषता क्या है, कुछ भी जानकारी आज के मेजॉरिटी यंग जनरेशन को नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी जानकारी हमारे समाज के यंग जनरेशन को भी देना जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या था। अगर हम इतिहास भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बनना मुश्किल है। तो ये इतिहास के सारे, हमें इतिहास में अटक के बैठना नहीं है, लेकिन उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो आगे हम कैसे ले जा सकते हैं। आज कोविड के इस बैकग्राउंड पे पूरा दुनिया
जैन समाज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट कि जैन समाज इतना छोटा है लेकिन उन्होंने डिटरमाइंड होके करके दिखाया, तो आज पूरे दुनिया में जैन फूड मिलता है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो आज हमारे प्रिंसिपल्स की वैल्यू क्या है, भगवान महावीर ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, एक लिविंग लाइफस्टाइल के लिए एक प्रिंसिपल्स दिए हैं जो किसी भी समाज को सभी गलत चीजों से बचा सकता है, ऐसे प्रिंसिपल्स है। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद बीइंग जैन इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे पालेंगे। आज भी भारत में हम कई जगह देखते हैं तो अमेरिका से, जर्मन से लोग आते हैं अहमदाबाद में, मुंबई में 15-15 दिन, एक महीना रहते हैं कि ये हमारे गुरु महाराज उपवास कैसे करते हैं, आपके लोग ये तपस्या कैसे करते हैं, आप सूर्यास्त के पहले खा के कैसे रह सकते हैं। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल के बारे में और हम छोड़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं हमारे इस दुविधाओं में या हमारे समाज के जो एक 30% से ज्यादा लोग आज हम देख रहे हैं कि जो डिप्राइविंग है, उसके पीछे ये भी एक रीजन बहुत बड़ी संख्या में है। और इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड बेनिफिट के माध्यम से इन सारी चीजों को कैसे हम एक बार रीइंस्टेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। तो एक 3-4 मेजर हमारे हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से सबसे बड़ा हमारा फायदा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हैं उसमें से 3-4 है। एक तो हमारे रिलीजियस राइट है कि हमारा जो भी, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सेक्शन 25 में, हम जो भी हमारे रिलीजियस पद्धतियां है उसे परफॉर्म करने में जो भी हिस्टोरिकल हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। आज हमने कई बार देखता हूँ, 2 साल पहले गोवा में हमें प्रॉब्लम आया, कई बार साउथ के स्टेट्स में प्रॉब्लम आते हैं, हमारे दिगंबर मुनियों को विहार करने में काफी लोग तकलीफ देने का प्रयास करते हैं, तब हमें पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, काफी इंटरवेन करवाना पड़ता है। तो ये हमारी जो भी चीजें हैं इसे हमें ऑफिशियल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट से मिल सकता है। कोई हमें हमारे जो भी पद्धति है, रिचुअल्स है, उसे परफॉर्म करने से, फिर हमारी पूजा हो, हमारे दश लक्षणी, पर्यूषण, जो भी हमारी गतिविधियां है, ये सारी चीजों करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये हम किसी को न्यूसेंस करते नहीं है, हमारे साथ कोई करता है तो हम उसका, हमारा प्रोटेक्शन उसको ले सकते हैं, ऐसा प्रोविजन हमको मिला हुआ है। हमें इस माइनॉरिटी स्टेटस के कारण एक दूसरा सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला है हमारे एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए। हमारे समाज द्वारा संचालित जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टाफ रिक्रूटमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, वो किसी भी कास्ट का हो या अपने कास्ट का हो, अपॉइंट कर सकते हैं और नॉन परफॉर्मिंग पर्संस को रिमूव कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के बाकी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है स्टाफ अपॉइंटमेंट के लिए, वो हमें हमारे इसमें इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। ये हमें मिला हुआ प्रिविलेज है बीइंग अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूट। दूसरा हमें प्रिविलेज मिला है, हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसके सिलेबस में जैन रिलीजियन, जैन हिस्ट्री या जैन कल्चर, ये सब्जेक्ट हम ऑफिशियली हमारे सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। फिर वो हमारे बच्चे पढ़ते हो या सारे बच्चे पढ़ते हो, हिस्ट्री सीखने में तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी कम्युनिटी का या किसी रिलीजन का कल्चर जानने में भी किसी को कोई नुकसान नहीं है। हम ऑफिशियली हमारे बच्चों को भी ये पढ़ा सकते हैं। और अगर हमारे बच्चों को हम हमारा इतिहास, धर्म, संस्कृति बताएंगे नहीं तो हमारा धर्म बचेगा ही नहीं। आज हम बोल रहे हैं कि हम माइक्रो माइनॉरिटी में है, तो आज से 10-20 साल के बाद शायद हम दिखेंगे ही नहीं, लोग खाली किताब में पढ़ेंगे कि जैन कम्युनिटी भी कोई हुआ करती थी इस विश्व में। और हमें एक अधिकार मिला है, जैसे आप सब लोग तो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम एक पॉपुलेशन बेस्ड है, कितने पॉपुलेशन पे कितने स्कूल होंगे, कितने पॉपुलेशन में कितने कॉलेज होंगे, ये सारे मास्टर प्लान होते हैं, सारे प्लानिंग्स होते हैं, तो ये सारे पॉपुलेशन बेस्ड है। तो आज भारत के कई प्रमुख शहरों में, बड़े शहरों में नई स्कूल को परमिशन नहीं मिल सकती है, मेडिकल कॉलेज को परमिशन नहीं मिलती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उतने प्रोपोर्शनेटली। लेकिन बीइंग अ माइनॉरिटी कम्युनिटी हम पूरे भारत में कहीं भी किसी भी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहे तो हमें परमिशन देने से कोई रोकता नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है, हमें परमिशन देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इटसेल्फ कहती है कि आप अपने कम्युनिटी के खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े करो, वो एम्पावर करो और आपके बच्चों को वहाँ एजुकेशन दो। एक हमें मिला हुआ प्रिविलेज है माइनॉरिटी स्टेटस के कारण। हमारे एजुकेशन
राइट्स प्रोटेक्ट करता है, हमारे रिलीजियस राइट प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे अधिकारों के साथ अब आते हैं हमारे डेवलपमेंट या हमारे एम्पावरमेंट के स्कीम्स। इसमें 3-4 वर्टिकल्स है। एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के है, एक हमारे रिलीजियस डेवलपमेंट के है, एक हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के है, और एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में आता है एजुकेशन स्कॉलरशिप्स और बिजनेस लोन या एग्रीकल्चर लोन, फिर उसमें आता है यूथ के लिए स्कीम्स और महिलाओं के लिए स्कीम्स। ऐसे 4-5 मेजर वर्टिकल्स है, वो काफी सारे नीचे स्प्लिट होते जाते हैं। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो एजुकेशन रिलेटेड हमारे जो स्कीम्स है इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के, वो स्कॉलरशिप राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू पीएचडी। आप जो भी एजुकेशन लेना चाहे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप उसके अंदर है। प्री मैट्रिक तक के स्कॉलरशिप है वो एकदम लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए है, जिसका एनुअल इनकम 1 लाख के अंदर है। अभी नॉर्मली इसके अंदर हमें लगता है कि क्या होगा अभी ये 2000 स्कॉलरशिप और इतना लोअर इनकम ग्रुप जैन समाज में कहाँ मिलेगा। लेकिन आज भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन भारत से 80,000 से भी ज्यादा आते हैं। जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, ऐसे जैन परिवारों के बच्चों के एप्लीकेशन मोर देन 80,000 आते हैं गवर्नमेंट के पास। समाज के अंदर में जो व्यवस्था है उसके अंदर से होता है वो तो लाखों में है, वो अलग है। तो प्री मैट्रिक का जो है वो एकदम डाउन ट्रोडन लोगों के लिए है। पोस्ट मैट्रिक जो है वो 2 लाख 2.5 लाख से लगा के 6 लाख तक के इनकम तक वो बढ़ते जाता है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर वो 8,000 से लेके 25,000 तक का है। CS जैसे MBA इस टाइप के एजुकेशन के लिए 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप है। UPSC या हमारे जो भी स्टेट के सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है उसके लिए 50,000 रुपए स्कॉलरशिप है। MPhil या PhD करने के लिए 1 लाख या 2 लाख तक के स्कॉलरशिप है। ये सारी इलॉबरेटली बताना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के साइट पे भी scholarships.gov.in अगर कोई होस्ट चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है तो कर सकते हैं इसको। या ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट के स्कीम है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम है, ये हमारे माइनॉरिटी फेडरेशन के वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे, www.aijmf.in। मैं भी कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल हो तो चार्ट में मैं, तो ये वेबसाइट पे हमने सारी डिटेल दी हुई है, कौन सी स्कीम है, कहाँ उसको अप्लाई करना है, उसके फॉर्मेट क्या है और इसका रिलीज कब होता है। सारी टेक्निकल डिटेल्स भी वहाँ पे दी हुई है। हमारा ईमेल आईडी भी है, कोई भी हेल्प लगता है किसी को भी उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए तो वो भी सुविधा है। हमारा बैक ऑफिस में जो सिस्टम है वो विद इन 36 आवर सारे मेल्स को रिप्लाई करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक से लगा के MPhil PhD तक के सारे इसमें स्कॉलरशिप है, प्लस हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की व्यवस्था है। इसमें 2 तरह के, डोमेस्टिक हायर एजुकेशन और अब्रॉड में जाके हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी लोन है। जो ये 3.5 साल पहले नई स्कीम गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू स्टेट गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करते हैं। काफी सारी स्टेट में उसमें दिक्कत आती है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। 30 लाख तक का एजुकेशन लोन हमें मिल सकता है 3% इंटरेस्ट से हायर एजुकेशन के लिए, अब्रॉड जाने के लिए। डोमेस्टिक में उसे 20 लाख तक का मिलता है हायर एजुकेशन लोन 3% इंटरेस्ट से। और विदेश में पढ़ाई के लिए नेशनलाइज्ड बैंक की जो स्कीम है उसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने क्लब करके स्कीम बनाया है, पढ़ो प्रदेश। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लड़कियों के लिए 100% इंटरेस्ट सबवेंशन है और लड़कों को 3% इंटरेस्ट भरना है, बाकी सारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करता है। जो नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक लोन देती है वही लोन हमें खाली उस स्कीम के अंडर अप्लाई करना है जो माइनॉरिटी के लिए स्पेशली बनाई हुई है, पढ़ो प्रदेश स्कीम। तो ये स्कीम के अंदर भी बहुत बच्चों ने बेनिफिट लिया है। जितों ने भी माइनॉरिटी स्टेटस के पहले से भी ये विदेश में जाने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन लोन का भी बहुत अच्छा ड्राइव लिया है काफी सालों से। और मैं जब कोल्हापुर चैप्टर का जीतो का चेयरमैन था तब मैंने 3 साल में करीब 9.5 करोड़ रुपए का एजुकेशन फाइनेंस नेशनलाइज्ड बैंक से रिलीज करवाया था यहाँ के बच्चों के लिए। ये लोन की स्कीम है हायर एजुकेशन के लिए। भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट देते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें सबसे लीडिंग है कर्नाटका।
पिछले 6 वर्षों में पराग जी और हम सारे ऑफिसर्स को मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, मैंने 16 स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए, पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी के लिए, और मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस या एक्शंस मिला कर्नाटक स्टेट से। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे 2-3 पार्टियों की गवर्नमेंट में भी मैं उस स्टेट में मिला हूँ, तो सबसे अच्छा जो इसका रिस्पांस, फीडबैक या एक्शंस लिया है वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जब हम मिनिस्टर को मिलने गए थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर के मीटिंग के बाद, आज करीब 4 साल हो गए, 4.5 साल उसको, तो हम सब, मैंने उनको कहा कि हम सबको स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन विदेश में जाने वाले बच्चों को हम स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। तो मेरे मन में था कि 2-3 लाख रुपए का सपोर्ट अगर उन बच्चों को मिले तो उनका जो पॉकेट एक्सपेंसेस होता है छोटा मोटा वहां 2 साल के पढ़ाई के बीच में, उतना अगर उसे सपोर्ट मिले तो भी तो उसे हेल्प हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि तो सारे अमीर बच्चे जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, उन्हें क्या जरूरत है स्कॉलरशिप के लिए, लोन तो मिलता ही है उनको। तो मैंने कहा कि अमीर जाते हैं ऐसे नहीं, होशियार बच्चे जाते हैं, और जो डिजर्विंग बच्चे हैं वही वहां तक पहुंच सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है। तो नॉर्मली मैं 30-35 सालों के मेरे एक्सपीरियंस में देखता हूँ, गवर्नमेंट के पास जब हमको 1 रुपए मांगना होता है तब हम 4-5 रुपए मांगते हैं, तब हमें कहीं 1 रुपए मिलता है। तो उन्होंने कहा कि कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा कि 10 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप आपने देना चाहिए। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो भी मुस्लिम मिनिस्टर थे, उन्होंने वही मेरे लेटर पे कर दिया 10 लाख रुपए एनुअल स्कॉलरशिप अप्रूव। मैं 2-3 लाख की अपेक्षा कर रहा था 2 साल के लिए, मैंने मांगा 10 लाख, उन्होंने 10 लाख लिखा, 10 लाख एनुअल स्कॉलरशिप अप्रूव, वो प्रोसेस हो गया, और 10 लाख एनुअल और 2 साल के कोर्स के लिए 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप स्कीम अप्रूव हो गया। और इन 4 सालों में 165 जैन स्टूडेंट्स को पर स्टूडेंट 20 लाख रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट के पास से स्कॉलरशिप मिली है। और हम प्रयास कर रहे हैं 4 वर्षों में कि पूरे भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट इसे रिप्लिकेट करे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले एक्सेप्ट किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, अब इन दोनों स्टेट में भी हमें ये 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम ये करवा नहीं सके, 4-5 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये नई गवर्नमेंट आई है, लेकिन ये कोविड के कारण अभी तक हम इंटरेक्ट पर्सनली नहीं कर पाए हैं, बट कोशिश करेंगे और एक बार महाराष्ट्र में भी हो। 3-4 स्टेट्स में अभी तक हमने ये करवा सके हैं, जो एक बहुत बढ़िया सपोर्टिंग है हमारे विदेश में जाके पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो ये स्कॉलरशिप एक बड़ा क्वांटम मिला है, 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, लोन लेने में पसीने छूटते हैं, यहाँ तो स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे पास सारा डाटा नाम के साथ है अपने समाज के बच्चों का। ये हमारे एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स है, इसके साथ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एम्पावरमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम है। इसमें हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की भी हमारे है, तो बहुत छोटी है, 2 लाख रुपए की है। वो 2 लाख रुपए के लिए नॉर्म्स उनके इतने स्ट्रिंजेंट है कि वो मुश्किल से किसी जैन इंस्टीट्यूट को मिलता है 2 लाख रुपए। वो मोस्टली मदरसा में ही चला जाता है सारा पैसा। हमारे इससे अभी तक तो कुछ नॉमिनल कभी आया होगा तो आया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें 3-4 बाइफरकेशन किए हुए। तो हमारे कोई एग्जिस्टिंग स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है तो 2 लाख रुपए देते हैं, कंप्यूटर लैब बनानी है या साइंस लैब बनानी है तो 5 लाख रुपए है। ये सारे ग्रांट्स है, मतलब नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो नॉन ऑफिसर्स हमारे पार्टिसिपेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये आपको तो सब पता है। ये फ्लोर बढ़ाना है, कोई स्कूल में हमारे एक सेक्शन बढ़ाना है, कोई फ्लोर बढ़ाना है तो 20 लाख रुपए का ग्रांट है। हॉस्टल बनाना है तो 50 लाख रुपए का ग्रांट है। नया इंस्टीट्यूट हमें एडिशनल बनाना है या क्रिएट करना है तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट अगर हम बनाना चाहे तो 3 करोड़ रुपए का ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। और ये सारे प्रोविजंस 91 या से लेके 95 तक बने हुए प्रोविजंस है। अब हमारा प्रयास चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको रिवाइव करने का, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, बट अभी पता नहीं कब होगा, क्योंकि अभी कोविड का एक 6 महीने का डिफरमेंट तो हो ही गया है सारी चीजों के एक्टिविटी के लिए। तो ये एग्जिस्टिंग लिमिट है, वो भी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो एग्जिस्टिंग है उनको एम्पावर करने के लिए। क्योंकि आज हम अगर देखते हैं पूरे भारत में तो जैन समाज के द्वारा 6000 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उनके माध्यम से 14000 स्कूल चलते हैं पूरे भारत में। हॉस्पिटल्स चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, लेकिन स्कूल हमारे 14000 है। मैं भारत भर में जब भी जाता हूँ तो जो स्कूल के ट्रस्टीज से मिलता हूँ, वो मोस्टली ट्रस्टीज को जब पूछता हूँ आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं या पढ़े हैं या अभी आपके पोते कहाँ पढ़ते हैं, तो नाम आते हैं होली क्रॉस, सेंट जेवियर्स या इस टाइप के।
और स्कूल वो चेयरमैन है हमारे जैन स्कूल के। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि हमने स्कूल बनाए चैरिटेबल स्कूल्स, उसके स्टैंडर्ड आज के बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन है या आज के पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं करते हैं। मैं जनरल बोल रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे स्कूल है, जैसे संजय गोडावत जी ने अभी कोल्हापुर में बनाया है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जैन समाज के लिए, वो अभिमान की बात है। चकोर जी है पूना में भी, उनके बहुत अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे प्रीमाइसेस एजुकेशन के। बट नॉर्मल हम एक ब्रॉडली देखें तो हमारे मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो चैरिटेबल स्कूल के रूप में हम चलाते हैं उसे ऐसे ही चलाया, अब इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी भी उसे और थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है। हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे होने चाहिए कि चेयरमैन के खुद के बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने चाहिए। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, 5,000 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी तीनों बेटियां मेरे स्कूल में ही पढ़ी है और मैं प्राइड फील करता हूँ इसके लिए। और उनका पूरा एजुकेशन उन्होंने मेरे स्कूल में ही, मतलब समाज का ही स्कूल है, मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ, तो मेरे इसी स्कूल में मेरी तीनों बच्चियां पढ़ी है। अगर हमारे बच्चों को पढ़ाने जितना स्टैंडर्ड हमारे स्कूल में अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें कोई राइट नहीं रहता है दूसरों को बोलने के लिए। तो हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन लगता है, उसका हर साल ऐड आते हैं, अभी ऐड आएंगे उसके जुलाई एंड में। तो हम सबको थोड़ा ध्यान रख के मैक्सिमम हमारे स्कूल्स के एप्लीकेशंस उसमें जाए, इसके लिए ध्यान रखेंगे। और आज हम सारे ऑफिसर्स यहाँ एकत्रित है तो हम जरूर इसका कोई कोऑर्डिनेशन का सिस्टम पराग जी के मार्गदर्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, और भी जितने भी हमारे सारे ऑफिसर्स के सभी के सहयोग से, कि इन सारी चीजों को हमारे इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉपर हम पेनिट्रेट कर सके और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैसिलिटेशन लगता है, कमजोर पड़ते हैं वो पेपर वर्क में, वहां हमें कोई सपोर्ट सिस्टम उनके लिए डेवलप अगर कर सके तो मैक्सिमम हमारे जो छोटे छोटे गाँवों में हमारे समाज ने बनाए हुए स्कूल है वो हम अच्छी तरह से एम्पावर कर सके। दूसरे ये हमारे लिए इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की जो स्कीम है उसमें है बिजनेस लोन का, जो 2014 में हमें माइनॉरिटी का स्टेटस मिला, अभी हमें और कितनी देर चलाना है इसको? सुमेर जी अगर आवाज सुन रहे मेरी, या पराग जी आप भी बोल सकते हैं, हमें कितनी देर इसे और कंटिन्यू करना है? पर चलने दीजिए, अभी अभी समय है काफी, 7 बजे तक का टाइम दिया है सबको। ओके। मैं 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा इलॉबरेटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो आज इसके अंदर जुड़े हुए सारे की पर्सन्स है जो आगे पूरे स्टेट में या जहां से भी जुड़े हैं, इसे आप अच्छी तरह से उसे एम्पावर कर सकते हैं हमारे सारे सिस्टम को या हमारे सारी स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जब 2014 में हमें स्टेटस मिला तो उस समय हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे ललित पवार, अभी रिटायर हुए 2 साल पहले, और राजस्थान के थे। मेरा उनके साथ पहले से परिचय था, तो मैं जस्ट कर्सी विजिट के लिए उनके पास गया, उनको अभिनंदन किया कि उन्होंने काफी की रोल प्ले किया था ये स्टेटस हमें दिलाने में। प्रदीप जी जैन थे हमारे, आदित्य झांसी के, जो फाइनल स्टेज पे काफी लोगों ने प्रयास किए, हमारे विजय दरड़ा जी थे, शांतिलाल जी मोथा थे, दिलीप गांधी थे, राजू शेट्टी थे। लेकिन 30-40 सालों का जो सफर रहा जैन समाज का माइनॉरिटी स्टेटस मिलाने के स्ट्रगल में, तो जो फाइनली हुआ तब प्रदीप जी का बहुत की रोल था उसके अंदर ये सब दिलाने में। तो ललित पवार जी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया अपने समाज को। तो उन्हें मैं जब बधाई देने के लिए गया तो जब चाय पीते पीते मैंने पूछा हमको कितना पैसा मिलेगा, तो नॉर्मली अपने दिमाग में पहले यही था कि अभी मिलेगा क्या हमको, स्टेटस तो मिल गया। दूसरी बड़ी बात हो गई कि हमारे जितने भी लोगों ने ये स्टेटस दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, उन्होंने स्टेटस दिलाने के बाद लगा कि उनको लगा कि अब हमारा काम हो गया है और उन्होंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद की जरूरत बहुत बड़ी थी, जो हमने प्रयास तो किया है काफी अच्छा, लेकिन और भी उसमें अभी प्रयास होने की जरूरत है, ये बेनिफिट पहुंचाने की। राइट्स दिया लेकिन उसको अभी यूटिलाइज भी करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या संबंध पैसों से? मैं बोला क्यों भी आप सबको देते हैं, मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, मतलब नॉलेज लिया था, ये कोई 3,000 करोड़ रुपए उस समय बजट था मिनिस्ट्री का जो मुस्लिम कम्युनिटी को जाता था मोस्टली। तो मैंने कहा कि आप मुस्लिम समाज को अगर 3,000 करोड़ देते हैं तो हमको भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको क्या जरूरत है, आप तो सारे पैसे वाले लोग हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि मैं जिस कोल्हापुर से आता हूँ वहाँ कोल्हापुर सांगली में मैं काफी जैन ऐसे जानता हूँ जिनकी स्थिति मैंने उनको एक्सप्लेन की। उन्होंने मुझे कहा है हो सकता है आपकी बात सही होगी, लेकिन आपके लिए पैसे वैसे मिलना तो बड़ा मुश्किल है।
मैंने पूछा क्यों भाई, हमें क्यों मुश्किल है, ऐसा क्या प्रॉब्लम, स्टेटस मिला है तो हम सारे इक्वली ट्रीट होने चाहिए। उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आप जैन समाज के कौन से ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। मैंने 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बताया, जिसमें जीतो भी बताया, बीजेएस भी बताया, और जो भी मैं जानता था। उन्होंने अध्यक्षों के नाम पूछे, मैंने वो भी बताए। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने 6 अध्यक्षों को कभी एक प्लेटफॉर्म पे देखा है क्या? तो मैं उनको जवाब दे नहीं पाया। मैं बोला नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। बोले यही जवाब है, आपके बस की बात नहीं है, आपको मिल गया स्टेटस, वो फ्रेम करके लगा दो जीआर गवर्नमेंट में, सो जाओ घर जाके। तो वो मुझे उकसा रहे थे। मैंने बोला अभी ठीक है, अभी ये एकत्रित हमने देखा नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आपने जो मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया है, उन्हें पैसा हम घर पे ले जाके नहीं देते हैं। उन लोगों ने पूरे भारत में डाउन द लाइन एक मोहल्ले तक का नेटवर्क बनाया है, और जब भी गवर्नमेंट के स्कीम इंट्रोड्यूस होते हैं या उसके डेडलाइन होते हैं कि इस डेट से इस डेट तक एप्लीकेशन करना है, उनका पूरा नेटवर्क काम करता है। लोगों के एप्लीकेशन भरवाना, उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाना, वो सबमिट करवाना, वो लोकल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक, फिर वो सारा कंपाइल करके डाटा वो मिनिस्ट्री में जाते हैं, और वहां जाके वो बोलते हैं कितना पैसा रिलीज करो। वो कितने प्यार से कहते होंगे, क्या करते होंगे, हम सब जानते हैं। उसके डिटेल में नहीं जाता। उनका कहने का मतलब था कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, तब जाके उनको बेनिफिट मिलता है, और आपके समाज के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बोला पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, आप बताइए, हम इस संस्था को बात करेंगे, उस संस्था को बात करेंगे। उन्होंने मुझे एक ही कहा, आप अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क बना सकते हैं जो कोई पंथ का नहीं हो, आपका दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, 20पंथी, ये वो सारे एक सिंपल सिंगल आइडेंटिटी हो, जैन, और किसी के टिपिकल या पर्टिकुलर कोई एक गुरु महाराज का कंट्रोल पे ना हो, जो सभी समाज के लिए हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कोई भी पंथ संप्रदाय के बगैर काम करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क अगर आप बना सकते हैं, देन एंड देन ओनली यू कैन गेट मॉनिटरिंग बेनिफिट्स। जो पैसों की स्कीम है तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 2-3 ऑफिसर्स को बुलाया मेरे साथ, फिर 1 महीने में 2-4 मीटिंग करवाई कि कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, उनके काफी सारे मॉडल्स दिए, और तब जाके हमने ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का गठन किया। और उनका बहुत बड़ा रोल रहा ललित पवार जी का, और इसे सभी पंथ संप्रदायों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म, इसमें कोई भी पंथ का भेद नहीं है। भगवान महावीर के सारे अनुयायी जो जैन है वो इससे जुड़ सकते हैं, और उसी स्ट्रक्चर पे इन 6 सालों में हमने पूरे भारत में नेटवर्क बनाने का प्रयास किया। करीब करीब 650 जगह पे इसके यूनिट बने हुए हैं। वहां अपने वॉलंटियर समाज में ये सारी जानकारी देने का काम करते हैं, फॉर्म्स भरवाना, एप्लीकेशन करवाना, इस सारे सिस्टम में। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमने बहुत प्रयास किया है, करीब करीब 1 लाख वॉलंटियर मेरे जोड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अभी भी और भी सभी जगह पे हमें वॉलंटियर्स को और भी ट्रेनिंग देने की, उनको प्रमोट करने की जरूरत है, जो समाज के सभी वर्गों तक। अगर अकेले बॉम्बे में भी हम कहे तो बॉम्बे में 50 यूनिट की आवश्यकता है, इतना हमारा फैला हुआ है। अकेले बॉम्बे थाना ये जो रीजन अगर हम पकड़ते तो वहां हमारा पॉपुलेशन 14 लाख से ज्यादा है। और अगर हम भाईंदर देखे, वसई, नाला सोपारा, उस एरिया में बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं। वहां ऐसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लिमिटेशन है, अभी भी बहुत ज्यादा काम की वहां भी जरूरत है। तो ये जब हमने ललित जी ने, ललित पवार जी ने काफी सारा हमें गाइडेंस दिया। उस मीनवाइल गवर्नमेंट भी चेंज हुआ, नजमा हेपतुल्ला जी मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर NDA 1 में। उनसे भी मैंने मुलाकात की, और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया जैन कम्युनिटी के लिए। और मुझे आज तक जितने लोगों से मिला, सबका एक बहुत रिगार्ड रहा जैन धर्म के प्रति। जब इनिशियल हमने कुछ उनसे काफी इश्यूज डिस्कस किए, और 1 साल भर हमने प्रयास किया समाज तक ये जानकारी पहुंचाने का। बहुत टफ काम था लोगों को कन्विंस करना कि माइनॉरिटी जैन समाज के लिए कैसे यूजफुल है, फिर हमारे गुरु महाराजों को कन्विंस करना, समाज के प्रमुखों को कन्विंस करना कि इससे हमारे कोई स्टेटस में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लाइफस्टाइल में फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं जाएंगे। आज 6 साल हुए ना, तो हमारी किसी परंपरा में फर्क पड़ा है। आज भी हमारे में कोई मरता है तो हम दहन ही करते हैं, दफन नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे शादी के रीति रिवाज हो, सारे वैसे ही है। तो ये हमारा स्टेटस से हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है। ये कन्विंस करने में हमें करीब साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम पूरे भारत में देना पड़ा, तब जाके आज हम इस स्थिति में है कि एटलीस्ट सब लोगों को पता है कि कुछ न कुछ है इसमें। अब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं।
मेरे वेबसाइट को इन 6 साल में 3.5 लाख लोगों ने विजिट किया है। ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और अच्छा रिस्पांस भी आता है। तो जब हमने 1 साल के बाद रिव्यू मीटिंग हुआ पहली बार 2015 में, नजमा हेपतुल्लाह जी को मैंने कहा था कि अभी हमारे समाज का रिव्यू लेना चाहिए कि हमारे 1 साल में हमने क्या अचीव किया है, कितना हमें मिला है और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो एक उनका बहुत अच्छा गेस्चर रहा कि उन्होंने हमारी कन्वीनियंस के टाइम पूछी कब आप आएंगे और आपके सब्जेक्ट क्या है। मैंने 14 सब्जेक्ट भेजे थे उनको और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि 6 वर्टिकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर माइनॉरिटीज में है वो 6 के 6 वर्टिकल को IAS ऑफिसर हेड करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 6 के 6 IAS ऑफिसर अगर मीटिंग में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जब वो मीटिंग में गए थे तो 6 के 6 IAS ऑफिसर मीटिंग में मौजूद थे और उनके मीटिंग के एजेंडा में जितने मैंने पॉइंट भेजे थे सारे पॉइंट उन्होंने एकोमोडेट किए थे। काफी लेंथी डिस्कशंस हुए और काफी रिफॉर्म्स या मेजर डिसीजन लेने में हमें सफलता मिली। तो सबसे बड़ा इशू डिस्कशन हुआ स्कॉलरशिप का। जब मैंने कहा कि हमारे बहुत कम है संख्या, इसको अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए और कोटा भी बढ़ाना चाहिए, तो उनके जो सेक्रेटरी थे जो पहले चिदम्बरम जी के साथ फाइनेंस सेक्रेटरी थे, राजस्थान के ही थे, तो उन्होंने कहा कि वही क्वेश्चन जो मैंने हर बार फेस किया, आपको क्या जरूरत है। मैंने सारा स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ तैयार था, वो सारा रखा। उस समय हमारा एलोकेशन 100 करोड़ का था टोटल स्कीम का, जैन कम्युनिटी के हिस्से में जो आता था 2% के हिसाब से। मैंने कहा ये 300 करोड़ तक इसको बढ़ाना चाहिए, हमारे स्कॉलरशिप का कोटा बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो भी नहीं ले रहे, तो आप बढ़ा के क्यों मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं, हम ले रहे हैं। उन्होंने भी रखा उनका पेपर मेरे सामने कि आपका 60,000 का कोटा है और पिछले एकेडमिक ईयर के आपके जैन कम्युनिटी के सिर्फ 16,000 एप्लीकेशन आए हैं। तो मैंने कहा कि इसका रीजन ये कि एक तो अभी तक हमारे समाज में पता नहीं है कि हमें क्या मिलता है। जिनको पता है उन्हें ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन कहाँ करना है और कैसे करना है। जो एप्लीकेशन करने का प्रोसेस करता है उसे 2 सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक तो जैन का सर्टिफिकेट हमें कौन इश्यू करेगा और एक इनकम का सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन एफर्ट करेगा। तो तब उनका था गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। आज भी भारत के 29 या जितने भी स्टेट्स है हमारे, उसमें से सिर्फ 6 स्टेट में माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इश्यू करता है। बाकी सारे स्टेट में गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट इश्यू ना होता है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करती है। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट अगर हम तहसीलदार का मांगते हैं, अगर तहसीलदार का सर्टिफिकेट लेने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, जो धक्के खाने पड़ते हैं और उसके लिए जो एनर्जी जाती है, फिर लोग छोड़ देते हैं उसको बीच में। ये 2 रीजन है हमारे बच्चों के एप्लीकेशन नहीं आने के लिए। तब नजमा जी ने मुझे पूछा आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताइए, आपका फेडरेशन बना के दिया तो आपने क्या किया 1 साल में। क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हम भी समाज के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू करें जैन होने का। मैंने कहा हम इश्यू कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक पूरे भारत में पहुंचे नहीं है। तो ये हमारे सर्टिफिकेट कब जाएंगे भी, या हमारे समाज के मंदिर या उपाश्रय या स्थानक के कोई ऑर्गेनाइजेशन देते भी है तो भी वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है हमारे बच्चों के लिए, या इजी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आप हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करो कि हम जैन है, हमारा पेरेंट लिख के देगा, वही आप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करो उस बच्चे का। तो मेरे लिए भी वो शॉकिंग था। उन्होंने उसी समय का यस एक्सेप्ट, क्योंकि वो जानते थे कि जैन समाज के लोग गलत काम नहीं करेंगे, ये लोग झूठे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। एक उन्होंने गुड फेथ में वो एक्सेप्ट किया कि हम आपके सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेंगे। तब दूसरा क्वेश्चन आया इनकम सर्टिफिकेट का। उन्होंने कहा इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास। मैं भी सोच में पड़ गया इसका सोल्यूशन मैं क्या दे सकता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट ये तो मानेगा नहीं कि हम जो लिख के देंगे वो आप एक्सेप्ट करो। मेरे पास कोई ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो पराग जी मैंने वही सॉल्यूशन उनको उसमें भी दिया कि आप इसमें भी हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करो, हम लिख के देंगे हमारा इनकम इतना है, एक्सेप्ट करो। मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था। नजमा जी ने कहा अच्छा ठीक है आप कहते हो तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास रखा भगवान महावीर पे कि जैन समाज के लोग ये झूठे तो नहीं बोलेंगे। तो 3.5 साल तक वो हमारा डिसीजन उनका वैलिड रहा। हमने बहुत अच्छा उसका बेनिफिट भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा इधर उधर होना शुरू हो गया तो गवर्नमेंट के पास काफी कंप्लेंट गए। तो अभी 1.5 साल पहले वो विड्रॉ किया गवर्नमेंट ने वो डिसीजन। लेकिन 3.5 साल तक ये उनका गेस्चर रहा कि ये भी डिसीजन उन्होंने हमारा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया कि इनकम का हमारा सेल्फ सर्टिफिकेट उन्होंने एक्सेप्ट किया और हजारों बच्चों को उसका बेनिफिट मिला। अब वो 1 लाख के अंदर का सर्टिफिकेट लेना बहुत
डिफिकल्ट होता था अदरवाइज, तो वो मिला। हमारा कोटा बढ़ाने की बात वो अभी तक हम सक्सेस नहीं हो पाए ऑफिशियली, बट वो इनडायरेक्ट उन्होंने हमें मेथड बता दिया कि 2-3 कम्युनिटीज के है जो अनयूटिलाइज रहता है, वो आप मैनेज करो, कैसे भी आके उसको आप डाइवर्ट करो। पहले साल तो हमारा अनयूटिलाइज किसी और कम्युनिटी को चला गया था। अब उसके बाद लगातार 4 साल का रिकॉर्ड है, 30-32 हजार बच्चों को एडिशनल हम ले पा रहे हैं। अब फाइनल स्टेज पे है हमारा कोटा बढ़ाने का प्रपोजल। कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन बेस वाला जो सिस्टम है वो उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमन करो सारे माइनॉरिटीज का कोटा, जितना भी एप्लीकेशन आता है उनका जो फिल्टर है परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज और लोअर इनकम, वो फिल्टर लगा के आप सैंक्शन करते जाओ। फिर माइनॉरिटी 6 में से कोई भी कम्युनिटी हो तो उसमें नेचुरली जो ज्यादा एजुकेशन में जाएंगे उन बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा, और हमारे लिए वो एक अपर बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दूसरा हमने एक रिकमेंडेशन किया था, हमारा मोस्टली जैन कम्युनिटी या तो बिजनेस में है, कुछ एरियाज में खेती में है, 70% करीब करीब पॉपुलेशन है, और 30% पॉपुलेशन हमारा प्रोफेशंस में है, या गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत कम है, गिने वो परसेंटेज में आएंगे नहीं आपके जैसे ऑफिसर्स का अगर हम काउंट निकालेंगे तो, बट प्रोफेशंस में हमारे 30% पॉपुलेशन है। तो ये हमने कहा कि हमारे लिए बिजनेस लोन की लिमिट बढ़ा के चाहिए। उस समय का लिमिट था 5 लाख रुपए का, तो उन्होंने 2 ऑफिसर डेसिग्नेट किए उसके लिए इन 6 में से कि आप अलग से बैठ के इसके ऊपर आपके सारे प्रपोजल, आपके जो भी है सजेशंस, वो इन ऑफिसर के साथ डिस्कस करके आप फाइनल करो। फिर उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मदरसा डेवलपमेंट की स्कीम है, बुद्ध कम्युनिटी के लिए, बौद्ध कम्युनिटी के लिए अलग से स्कीम है, सिख कम्युनिटी के लिए, पारसी कम्युनिटी के लिए जियो पारसी स्कीम है, मतलब कॉमन सारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए कुछ स्कीमें है, मेजोरिटी स्कीम, और हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ अलग स्कीम उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जैन समाज के लिए आप क्या चाहिए, तो मैंने 4 प्रपोजल उनको दिए थे। एक दिया था, हमारे समाज में पूरे भारत में धार्मिक पाठशालाएं चलती है जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को, पूरे भारत में सब जगह चलती है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। उनके टीचर्स जो अध्यापक है, हमारे धार्मिक अध्यापक, उनकी सैलरी गवर्नमेंट पे करे, एक मैंने उनको रिकमेंडेशन दिया था। दूसरा रिकमेंडेशन दिया था मैंने, हमारे प्राचीन मंदिर काफी डायलापेड कंडीशन में है, जो जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उन्हें जीर्णोद्धार के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फंडिंग करे। तीसरा मैंने उनको रिकमेंडेशन दिया था, हमारे प्राचीन ग्रंथ बहुत जगह पे है हमारे लाइब्रेरीज में, जो बहुत बड़ी हमारी धरोहर है, जो नष्ट हो रहे हैं, उनको प्रिजर्व करना भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वहां के लोकल जो भी जिनके पास भी पड़े हैं वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फंडिंग करे। चौथा मैंने दिया था, हमारे साधु साध्वी जो भारत भर में विहार करते हैं, तो काफी एरिया ऐसा आता है जहाँ हमारे कम्युनिटी की व्यवस्था नहीं है, तो वहां कुछ विहार धाम के लिए गवर्नमेंट एक लैंड और विहार, छोटी लैंड अलॉट करे और विहार धाम बनाने के लिए हमें कुछ फंडिंग करे। ये 4 प्रपोजल मैंने जैन कम्युनिटी की ओर से दिए थे, काफी डिस्कशन हुए। उन्होंने एक प्रपोजल कंबाइन करके नजमा हेपतुल्ला ने उसी मीटिंग में हमें कमिटमेंट दिया था कि आपके प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और प्राचीन ग्रंथों को रिस्टोरेशन या उनके प्रिजर्वेशन के लिए ये जो भी खर्चा होगा हम 100% गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, हम उसके लिए आपको स्कीम बना के देंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट किया था। मई महीने में मीटिंग हुई थी हमारी, मई 2015 में, और उन्होंने हमारा धार्मिक एजुकेशन का सैलरी का तो उसी समय कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम रिलीजियस एजुकेशन के लिए कोई फंड नहीं देते हैं माइनॉरिटी में। तो मैंने पूछा कि आप मदरसा को कैसे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मदरसा में व्यवहारिक शिक्षण के लिए, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन है या लैंग्वेज एजुकेशन है या इंग्लिश एजुकेशन है, उसके लिए देते हैं, हम रिलीजियस एजुकेशन के लिए नहीं देते हैं। तो वो एक उन्होंने पेंडिंग रखा। विहार धाम के लिए उन्होंने बोले इसके ऊपर हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और आप उसके लिए डिटेल्स हमें प्रोवाइड करो। तो ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात रही कि मई महीने के 2nd वीक में हमारी मीटिंग थी और जून एंड तक गवर्नमेंट ने एक स्कीम हमारे लिए बना के दी, हमारी धरोहर नाम से। इसमें हमारे प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये माइनॉरिटी और कल्चर मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री की कंबाइंड स्कीम है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के रिस्टोरेशन, अगर हम वापस लिखना चाहते हैं उसको मन्यूस्क्रिप्ट को, तो उसके लिए जितना भी खर्चा आएगा गवर्नमेंट पे करेगी, और उसका प्रिजर्वेशन के लिए जो भी सिस्टम हमें डेवलप करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो भी उसका साइंटिफिक मेथड है
उसका 100% कॉस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। इस 1-1.5 महीने में उन्होंने जितने भी हमारे से सजेशन मांगे थे, 2 चीज उन्होंने एडिशन उनके तरफ से करके दी। हमारे रिलीजियस जो हमारा इतिहास है या कल्चर है जैन समाज का, उसका अगर हम कोई एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो एग्जीबिशन करने के लिए गवर्नमेंट हमें एक पैसा देती है, फंडिंग करती है 2 लाख 5 लाख, या उसके मॉड्यूल्स कोई बनाते हैं हम, कोई ऐसे भगवान महावीर के जीवन चरित्र के ऊपर या जो भी हमारे इतिहास रहा हो, तो उसका एक मोबाइल एग्जीबिशन अगर बनाना चाहते हैं या कोई म्यूजियम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट 100% फंडिंग करेगी। ये उन्होंने उनकी तरफ से एडिशन करके दिया। एक एडिशन और उन्होंने किया, जो भी जैन स्कॉलर्स, उन्होंने हालांकि सभी माइनॉरिटीज के लिए दिया ये बाद में स्कीम, जो भी ये बच्चे आपके इसमें रिसर्च करना चाहेंगे कल्चर या हेरिटेज के अंदर, तो उसको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। ये 2 चीजें उन्होंने उनके तरफ से ऐड करके हमारी धरोहर नाम की स्कीम दी। अब 3.5 साल हो गए हैं उसको गवर्नमेंट ने सैंक्शन करके, उसके सारे जीआर रिलीज करके 3.5 साल हो गए हैं। आए दिन मुझे मिनिस्ट्री से फोन आते हैं कि आप बड़े जोर जोर से स्कीम के लिए बातें करते हैं लेकिन आपके एप्लीकेशन आते नहीं। अब पहली बार 2 एप्लीकेशन पिछले साल गए हैं 3.5 साल में इस हमारी धरोहर की स्कीम के, जहां करोड़ों रुपए का फंड हम ले सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर, प्रोजेक्ट बेस वो फंडिंग करेंगे और जीर्णोद्धार का 100% फंड वो करेंगे। तो इस तरह के जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के हमारे हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउथ में भी अभी काफी जगह हमें देखते हैं, हम उत्खनन में हमें काफी सारी जैन मूर्ति मिलती है, जैन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काफी हमारे मंदिर ऐसे अभी भग्न अवस्था में है, जो साल 2 साल 4 साल के बाद देखते तो वहां कोई और मंदिर या दूसरा ही कुछ स्ट्रक्चर वहां खड़ा होता है और हमारा मंदिर गायब होता है, हमारी मूर्तियां गायब होती है। तो ये हमारी स्कीम बहुत अच्छी है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जब मैंने कहा एक बहुत अच्छी स्कीम उनकी पहले से थी समाज भवन की, जब हमने ये विदेश की स्कॉलरशिप की स्कीम सैंक्शन करवाई तब हमने मंदिर के लिए भी उनके स्कीम मांगा था। उन्होंने बोला उसमें हम बहुत बड़ा फंड नहीं दे पाएंगे, आप मंदिर का जीर्णोद्धार करो या नया मंदिर बनाओ। 10 लाख रुपए का एक स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट का अलग से है। कहीं भी आपको समाज रहता है तो छोटा मंदिर बनाना है, बस्ती बनानी है, जो भी बनाना है आप 10 लाख रुपए, या पुराना मंदिर है उसको रिनोवेट करना है या जो भी रिकंस्ट्रक्ट करना है, 10 लाख रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट ने, वो उसी मिनिस्टर ने वो स्कीम अप्रूव किया। आज भी हमें पैसे मिलते हैं। समाज भवन का स्कीम पहले से था उनका काफी साल से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ये स्टेटस मिलने के पहले से। तो रूरल एरिया में अगर हम समाज भवन बनाते हैं तो 50 लाख रुपए का अनुदान कर्नाटक गवर्नमेंट देती है, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे बनाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। ये हमारी धरोहर स्कीम जब हम बनाई सेंट्रल में तो उन्होंने 100% फंडिंग, उसमें कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तो छोटा स्कीम है कर्नाटक का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, हमारे 7-8 स्टेट में बहुत हमारी प्राचीन हेरिटेजेस है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। अभी हमारे समाज के कुछ प्रमुखों से मेरी बात चल रही है, कुछ 1-2 पेंडिंग है, वो भी अभी कोरोना के बाद रिलीज हो जाएंगे उनके फंड्स। तो ये हमारे समाज के रिलीजियस एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है जो गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी। अब सबको उन्होंने ऐड किया है, बट वो फोकस्ड हमारे लिए था, आज भी हमारे लिए प्रायोरिटी है वहां पे। मतलब आज तक मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं, इन 6 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा कोई प्रपोजल एक्सेप्ट वो धार्मिक अध्यापकों की सैलरी रिजेक्ट नहीं हुआ। वो भी हमने अभी मॉडिफाई करके बना के दिया है कि हमारे धार्मिक पाठशालाओं में महिलाओं को और बच्चों को व्यावहारिक शिक्षण देने के लिए, कंप्यूटर नॉलेज है या लैंग्वेज नॉलेज के लिए हमने 5 लाख रुपए एनुअल ग्रांट का एक स्कीम बना के दिया है। अब अंडर कंसिडरेशन है, हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी स्कीम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉन्च हो जाएगी। दूसरा हमारे लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है, उसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल जब हमने ये कर्नाटक का सैंपल उन्हें दिया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो 2-3 किए अपने समाज ने, तो अभी उन्होंने 75 लाख रुपए का स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। जहां भी हमें समाज भवन बनाना हो, वहां समाज भवन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 75 लाख रुपीज मिलेगा। महाराष्ट्र में काफी प्रयास किए लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने जब हमने रिकमेंड किया ये बाकी 2-3 स्टेट का, तो उन्होंने 70 लाख रुपीज का स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम है बंगाल गवर्नमेंट का। तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ये 2 स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी भवन के लिए एक साइजेबल अमाउंट देते हैं,
मतलब 50 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा स्कीम है, 75 लाख रुपीज अप टू वो मैक्सिमम 75 लाख रुपीज ऑफ प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 75 लाख रुपीज, इस तरह का उसका प्रोविजनिंग है। लैंड अपने नाम पे होना चाहिए, ये सर नॉर्मल स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होते हैं वही पैरामीटर उस स्कीम के लिए भी है। और उसके बाद एक हमने जो रिकमेंडेशन दिया था बिजनेस लोन के लिए, जो हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई ऑफिसर्स के साथ में, वही एक्सपीरियंस रहा हमारा। जो हमारे नॉर्मल जो, मैं भी बिजनेस में, तो एक नॉर्मल बिजनेस अगर हमारा कोई भी यूथ करना चाहता है तो उसे कितना पैसा लगता है, तो एक 15-20 लाख रुपए अगर मिलते हैं तो हम कोई भी अच्छा बिजनेस हमारा यूथ कर सकता है। एक दुकान छोटी ले सकता है, छोटे जगह पे फर्नीचर और वर्किंग कैपिटल मिला के 20 लाख रुपए उसे मिले, 15-20 लाख रुपए, तो एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। उन्होंने कहा एक 5 लाख रुपए का हमारा एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? केवल हमारा कोई बच्चा ठेले का बिजनेस करेगा नहीं, 5 लाख में हमारा कोई बिजनेस होगा नहीं, तो वो लोन रीपेमेंट नहीं होगा, वो आधा अधूरा मिलेगा, तो बिजनेस अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि आपको कितना चाहिए पैसा, तो मैंने वही जो मेरा पुराना तजुर्बा था, मैंने 50 लाख रुपए का मांगा। पराग जी, आप जैसे आपके कलीग होंगे, IAS ऑफिसर थे दोनों, वो मेरे सामने ऐसे देख रहे थे कोई पागल आदमी आके हमारे सामने बैठा है। उन्होंने कहा मिनिस्टर नहीं थे उस मीटिंग में, मिनिस्टर ने आपको भेजा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी मांगो हमारे पास। जहां 5 लाख का स्कीम है आप सीधा 50 लाख मांगते हैं। मैं बोला आप किसके लिए दे रहे हैं? बिजनेस करने के लिए? तो ये पॉसिबल नहीं बोला इसके कम में बिजनेस होना। मैंने काफी सारे उल्टे सुलटे हिसाब उनको समझाए, तो उन्होंने बहुत रिजेक्ट करने के बाद वो 30 लाख रुपए में एग्री हो गई। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी हायर साइड में था। मैंने भी उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन कर रहा हूँ ऐसे, चलो भाई ठीक है आपका मान रखते हैं पराग जी, हम 30 लाख एक्सेप्ट करते हैं। तो 30 लाख का स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। हम मिनिस्टर के पास चले गए सारा लेके कि ये ऐसा स्कीम बनाया। उन्होंने बहुत वेलकम किया कि अच्छा बनाया आपने। उन्होंने भी कहा ललित जी आपने स्कीम तो भी करवा लिया, पैसा कहाँ है इसके लिए? आपको मेरे साथ प्रधानमंत्री को कन्विंस करना पड़ेगा आके। वो हमारे को लेके गए और प्राइम मिनिस्टर के सामने जब हमने बात रखी कि ऐसा ऐसा हमने एक यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा स्कीम बनाया है। हमने एग्रीकल्चर भी उसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि काफी सारा हमारा कम्युनिटी एग्रीकल्चर में भी काम करता है। ये दोनों कंबाइन करके एक बनाया था। तो उन्होंने हमने जब उनको समझाया सारी बातें, और मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए रिकमेंड किया प्रधानमंत्री के पास, और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का कमिटमेंट दिया हमको कि इसके लिए मैं 1500 करोड़ रुपए का फंड आपको दूंगा। तो नॉर्मली अभी पता है कमिटमेंट तो बहुत सारे होते रहते हैं, वो प्रैक्टिकली पैसा आएगा कब, ये मेरे मन में भी थोड़ा डाउट था। अब वो कमिटमेंट हो गया था अराउंड मेरे ख्याल से कोई जुलाई होगा 2015 का। तो मुझे 10वें दिन फोन आया NMDFC के MD से कि ललित भाई 1500 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में जमा हो गए हैं। एक बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि 10 दिन के अंदर कोई गवर्नमेंट कमिटमेंट पूरा करके फंड रिलीज किया हो। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा, हमारे पास गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, 6 रिमाइंडर भेजे इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जबकि दोनों जगह एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन बहुत मुश्किल से हम लास्ट मतलब पिछले साल वो 5 लाख तक का लोन शुरू करवा सके महाराष्ट्र में, बहुत बड़े मुश्किल से। सब जगह प्रॉब्लम यही था कि सबके पुराने जो लोन इश्यू हुए थे वो डिफॉल्ट में थे, और डिफॉल्ट किसी और का था, और खामियाजा जैन कम्युनिटी भुगत रही है। आज भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। एक अच्छा इसमें काम हो रहा है, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में ये फुल लिमिट में लोन वहां की गवर्नमेंट इशू करती है। राजस्थान गवर्नमेंट 10 लाख के ऊपर के लिए कोई कोलैटरल अच्छा मांगती है, बट कभी कभी हो जाता है वो भी मैनेज। पहले उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गारंटर मांगा जाता था, वो हमने उसमें से हटवा दिया। आप कोई भी 2 गारंटर एक्सेप्ट करो। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, काफी प्रयास कर रहे हैं हम करने के लिए। हो सकता है अभी ये साल में कुछ हो जाए उसमें पॉजिटिव रिजल्ट। जैन चीफ मिनिस्टर है गुजरात में, लेकिन हमें इतना तकलीफ हो रहा है ये स्कीम अप्रूव करवाने में, वहां पे काफी सारे हर्डल्स आ रहे हैं वहां पे। महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल से 5 लाख का है। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मैं हमारे जितने भी ऑफिसर से अलग से आपसे एक बार मिलूंगा पराग जी, और आप सभी लोगों का सपोर्ट लेके हम कुछ न कुछ उसमें से एक अच्छा वे आउट निकालने का जरूर प्रयास करेंगे कि ये अच्छी तरह से हमें महाराष्ट्र में भी ये मिले। हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे समाज में बच्चों को इस लोन की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है, 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 5% स्टेट गवर्नमेंट ने देना है और 5% बेनिफिशियरी ने देना है। मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यहाँ तक लिखा है कि आप 10%, 5% भी मत दीजिए,
90% स्टेट का और 10% बेनिफिशियरी का ले लीजिए हमारे से, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एज इट इज आप पास ऑन करिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे एक नया प्रपोजल दिया है कि महाराष्ट्र का जो कॉर्पोरेशन है सारे स्टेट का, मैं किसी एक स्टेट को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये हमारे स्टेट चैनल एजेंसी आपके और भी कोई बैंक या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। तमिलनाडु में वो मॉडल हमने बनाया है, वहाँ के कोऑपरेटिव बैंकों को हमने वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू टैपअप करके है उसमें इन्वॉल्व किया है, और बैंक रिलीज करते हैं वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड। तो हम कोशिश करेंगे पराग जी और आप सब बाकी हमारे सारे ऑफिसर्स के सहयोग से कि महाराष्ट्र में अगर हम इस तरह का कोई पैरेलल व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से अगर कर सके बैंकिंग सिस्टम से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रीफाइनेंस के लिए पैसा रेडी है, और हमारे स्टेट के करीब हिस्से में 100-150 करोड़ रुपए इमीडिएट आ सकता है, जो हमारे समाज के लिए भी काफी सपोर्टिव रहेगा, और पर्टिकुलर इन बैकग्राउंड ऑफ कोरोना हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो ये बिजनेस लोन में एक एडिशन है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का। तो हमारे यूथ को जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ाई अधूरी छोड़ी है या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट उसके पास नहीं है, तो कोई भी स्किल सेट के लिए वो कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो 2-5 हजार रुपए के कंप्यूटर के कोर्स से लगा के डायमंड प्रोसेसिंग का जो सबसे एक्सपेंसिव स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है जिसका 1 लाख रुपए फीस है, तो कोई भी स्किल का हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। ये सारे स्किल एक्टिविटीज 1 भी रुपए हमारे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट लेने के बाद उसको ही बिजनेस लोन मिलता है। इसका 5 साल का रिपेमेंट है, 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी इसको है, और इंटरेस्ट रेट जो हमने स्कीम सैंक्शन करवाई तब 6% और 8% था लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए 6% और जेंट्स के लिए 8%। अब वो रिवाइज करा रहे हैं, अभी हो सकता है वो 4% तक नीचे आ सकता है, जिस तरह से हमारा डिस्कशन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है इस स्कीम के लिए पर्टिकुलरली। तो ये एक बड़ा सेक्टर है हमारे बच्चों को लिए सपोर्टिंग। इसके साथ एक महिलाओं के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पर महिला 1.5 लाख रुपए का फाइनेंस दिया जाता है 3% एनुअल इंटरेस्ट से। तो 20 महिलाओं का लिमिट है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और 20 महिलाओं के ग्रुप को 30 लाख रुपए तक का फाइनेंस 3% इंटरेस्ट से दिया जाता है। महिलाओं को इसमें एडिशनल इतना है, जो भी कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स घर में बनाती है महिलाएं, फिर फूड प्रोडक्ट हो, कपड़े हो, फैशन ज्वेलरीज हो, या जो भी आइटम हैंडीक्राफ्ट आइटम, तो उसके मार्केटिंग सपोर्ट भी गवर्नमेंट देती है। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से हुनर हाट नाम के एग्जीबिशन पूरे भारत में ऑर्गेनाइज होते हैं। पहले 2 साल उन्होंने मेट्रो सिटीज में किया, अब इस साल उन्होंने छोटे शहरों के लिए वो अप्रूव किया है, जो टियर 2 सिटीज में भी जाएंगे, कुछ हद तक टियर 3 सिटीज में भी जाएंगे। वहां के स्टॉल, अभी मरीन लाइन पे बॉम्बे में होता है एग्जीबिशन, जहाँ का स्टॉल का रेंट 1 लाख रुपए होता है या 50,000 होता है, वो फ्री में दिए जाते हैं हमारी महिलाओं को। डेली 2 महिला अलाउ करते हैं एक स्टॉल के पीछे, 2,000 रुपए का स्टाइपेंड या एक्सपेंसेस के लिए देते हैं उनको, डेली एक्सपेंसेस के लिए, और जो बाहर गांव से आती है उनको आना जाने का खर्चा दिया जाता है। अब पिछले साल जब मरीन लाइन पे जो एग्जीबिशन हुआ था, वहां से कोल्हापुर की 2 महिलाओं को मैंने स्टॉल दिलवाए थे। उन्होंने 3 दिन में 20 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस किया, एक महिला ने 20-30 लाख रुपए का बिजनेस उस एग्जीबिशन के टाइम पे हुआ 3 दिन में। एक अच्छा हुनर हाट का, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत बड़ा करती है गवर्नमेंट उस हुनर हाट का। इस साल भी दिवाली के बाद आएंगे ये हुनर हाट, बॉम्बे में भी आएंगे, और पूना, औरंगाबाद, नासिक, ये सारे टियर 2 सिटीज उन्होंने इस साल अप्रूव किए हैं। तो हमें इसमें भी थोड़ा ध्यान देके हमारे महिलाओं को एनकरेज करना है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। महिलाओं को भी स्किल सेट का सारा ट्रेनिंग फ्री है, मतलब सारा 100% गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है, और उनके लिए फाइनेंस की भी स्कीम इन बिजनेस लोन के माध्यम से दी है। तो ये हमारे लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के लिए माइनॉरिटीज के सारे स्कीम है। और महाराष्ट्र में हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फंड करती है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉपुलेशन के आधार पे फंडिंग जाता है। ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए देते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1-2-4 करोड़ तक के, वो डिपेंड ऑन देयर साइज एंड पॉपुलेशन। ये क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट के लिए जिस भी वार्ड में 10% पॉपुलेशन अगर हमारा है, तो वहाँ एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट की कोई भी स्कीम में हम पैसा ले सकते हैं। कि समाज भवन है, या रोड्स बनवाने हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाने हैं, हमारा लाइब्रेरी बनवाना हो,
या म्यूजियम, जो भी मतलब हमारे समाज के यूज के लिए पब्लिक पर्पस के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो हर साल ये ग्राम पंचायत से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फंड जाता है। हमें थोड़ा ध्यान रख के हमारे समाज के जहाँ भी लोग रहते हैं एरिया वाइज, वहाँ इसमें से मैक्सिमम फंड लाने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा माध्यम हमारे लिए है। अभी जो पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी काफी अच्छे प्रोविजन है। ये भी हमारे समाज में हमें लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो कुछ स्कीम है जो माइनॉरिटी से भी उसमें ज्यादा बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, जो उस क्राइटेरिया को एलिजिबल हो सकते हैं। और उसमें कुछ, इसमें तो 8 लाख तक का एनुअल इनकम की भी स्कीम है। जॉब में रिजर्वेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में या EWS का, वो भी हमारे कम्युनिटी को हम अवेल कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली इन सारी चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग है करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का। और 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किया है। उसके अंदर सारे क्लस्टर बेस्ड, जो महाराष्ट्र में छोटे पैमाने पे होता है, वो सेंट्रल में बड़े पैमाने पे वो स्कीम है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सबके अंदर उन्होंने 15% का बजट एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर रिजर्व रखा है। और मिनिस्ट्री का जो ये हमारा, मैंने जो पहले सारी स्कीम बताई, उसका बजट 4,900 करोड़, मतलब करीब आप ब्रॉडली 5,000 करोड़ उसको बोल सकते हैं। 5,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज में जो बजट एलोकेशन रिजर्व रखा है हमारे 15 पॉइंट प्रोग्राम के लिए, वो करीब 14,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 19,000 करोड़ रुपए का है। और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो करीब करीब 4,000 करोड़ का है। 6-7 स्टेट का एक साइजेबल बजट है, कहीं कहीं बहुत छोटा है। तो 20-22,000 करोड़ से ऊपर का बजट एन्युअली माइनॉरिटी कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए है। अभी हमारी जिम्मेदारी है हम सब लोग मिलके ये सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप करें, क्योंकि आज हमारे जैन समाज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो 30% पॉपुलेशन हमारे समाज में बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो आज हमारे में से मेजोरिटी लोगों को पता नहीं है कि इतना बड़ा क्वांटम है BPL कम्युनिटी का जैन समाज में। 10% तो हमारे सुपर रिच है, कॉर्पोरेट रिच। 30% है हमारे अपर एंड लोअर मिडिल क्लास, और 30% है लोअर मिडिल क्लास। ये जो बचा हुआ 30% है वो सबसे ज्यादा पिंचिंग है हमारे लिए। ये उसके लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। और इतने सारे आउटले हमारे लिए अवेलेबल है जो गवर्नमेंट के माध्यम से फंडिंग होते हैं, समाज के माध्यम से भी बहुत सारा काम होता है। हमारा समाज बाकी कम्युनिटी के लिए बहुत करता है, हम जरूर करना ही चाहिए। हम किसी भी चीज को रोकने की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके तरफ भी ध्यान रखे, उनके एम्पावरमेंट की भी एक व्यवस्था हमें डिफाइन करनी होगी। उसके लिए हम आप सभी लोगों का सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जिस भी माध्यम से समाज के लोगों को सपोर्ट कर सके, ब्रिज बन के कनेक्ट करके ये सारी जानकारी पेनिट्रेट करके हम जरूर करें, इतना मेरा अनुरोध है। बहुत समय हो गया है तो मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। जाते जाते आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर पैकेज में बाकी सारी चीजें जो है हम सब ब्रॉडली जानते हैं। जो मेजर हमारे लिए काम की चीज है वो 3 लाख करोड़ का MSME का पैकेज, जो इनिशियली सिर्फ MSME सेक्टर के लिए था। नितिन जी गडकरी के साथ हमने एक अच्छी VC की और वहां हमने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि ट्रेडर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से इंटरवेन करवाया, अनुराग जी ठाकुर के साथ हमने बहुत अच्छी VC हुई और प्रधानमंत्री तक हमने सब्जेक्ट भेज के ट्रेडर्स को उसके अंदर ऐड करवाया है। जो रिवाइज गाइडलाइन आए हैं MSME के 3 लाख करोड़ के पैकेज को, जो एग्जिस्टिंग जिनके लोन है 29 फरवरी 2020 के डेट को जिनके पास भी लोन लिए हुए हैं, उस लोन का 20% क्वांटम एडिशनल वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाएगा। बैंक उसे एक नया लोन अकाउंट जनरेट करके देगी। उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 9.25% है। इसका रीपेमेंट पीरियड 4 साल का है। उसमें पहले साल का मॉरेटोरियम है, इसमें सिर्फ हमको इंटरेस्ट पे करना है। बाकी के 3 साल में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ में हमको ये लोन रीपेमेंट करना है। और विदाउट एनी एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी ये लोन देना बैंकों के ऊपर बाइंडिंग है। एग्जिस्टिंग लोन जितना भी है उसके ऊपर 20%।
जो एनपीएस में अकाउंट्स वाले एमएसएमई है उनके लिए अलग से एक छोटा स्कीम दिया है, और ये सारा 20% सीजीटीएमएस से बैंकों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया हुआ है। तो बैंकों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बैंकों का इसमें अंदर कोई लॉस नहीं है, ये गवर्नमेंट ने एश्योर किया है। और हमारे एमएसएमई के लिए नए लोन की जो स्कीम है वो सीजीटीएमएस के थ्रू 2 करोड़ तक का मिल सकता है। मुद्रा लोन एक अच्छी स्कीम है जो हमारे समाज के यूथ के लिए बहुत अच्छा है। 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको मिल सकता है बैंकों से। और हमारे समाज के अंदर जितने भी लोगों ने लिया है सबका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है रीपेमेंट का। बैंक देखती है रीपेमेंट, और लकीली जैन समाज के एप्लीकेशंस बैंक पॉजिटिवली ट्रीट करती है। थोड़ा सा कई जगह होता है 10-20% में बैंक हेजिटेट करती है क्योंकि नया काम नहीं बढ़ना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग लोन वालों को ही मुद्रा में कन्वर्ट करके देते हैं। अगर थोड़ा हमारे समाज के लोग उसमें हमारे यूथ को सपोर्ट करें, एक सपोर्ट सिस्टम हम जनरेट करें कि बैंक वालों से हम बात करते हैं तो तुरंत वो काम होता है। जहां भी दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं या हमारे ऑफिस बेरर्स भी बात करते हैं तो वो बैंक वाले फिर देते हैं क्योंकि वो उनके काम है देना। तो उसका रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है जनरल जो, बट जैन कम्युनिटी के लोगों के जितने भी लोन है उसमें हमारा रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नॉर्मल कोर्स में अगर हम बात करते हैं तो, इसलिए हमारे बच्चों को वो मिलना इजी हो। ते सोडून कोणी तर दिसत नाही असं वेगळं नवीन जे तुमचे नाशिक मधले और कोई आता नाहीये तसे कोणी नाव घेण्यासारखे परत। तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ चीजें इसमें से मेरे इसमें छुट्टी भी होगी। अगर क्वेश्चन आंसर का सेशन है और मुझे फिर से कोई अपॉर्चुनिटी है बोलने की तो मैं जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। आप सब लोग आपका एक वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करके आज सब लोग हम जुड़े हैं, और आप सब लोग समाज के वो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम समाज के सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। और जैन समाज जितना एम्पावर होगा उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के समाज के लिए, सभी समाज के लिए करते रहते हैं। हमारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं इंक्लूडिंग जीतो ने भी ये कोविड में बहुत बड़ा काम भारत में किया, जैसे नासिक चैप्टर ने किया, भारत भर के जीतो के सभी चैप्टर्स ने किया, माइनॉरिटी फेडरेशन के हमारे सभी चैप्टर्स ने काम किया। बहुत सा काम हम सभी समाज के लिए करते हैं। तो जैन समाज के लोग जितने एम्पावर होंगे वो सभी समाज के लिए काम भी करेंगे, और एक देश को अच्छे लोगों की जो जरूरत है वो आज आप लोग प्रशासन में आके कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम्स के लोग हैं, जो भी लोग इसके अंदर जुड़े हैं, हम सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम इस माइनॉरिटी बेनिफिट्स के माध्यम से या इसके जो प्रिविलेजेस हमें है या पावर्स या राइट्स जो भी हमें मिले हैं वो समाज तक पहुंचा के एक अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो सुमेर जी आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सारे हमारे ऑफिसर्स, सारिका जी के बारे में भी हमने काफी सारा सुना है, आज भी सुना, हमारे पीके जैन साहब, ऐसे बहुत से लोग हमारे सीनियर मोस्ट लोग इसके अंदर जुड़े हुए, सभी लोग बहुत अच्छा काम समाज और देश के विकास के लिए, हमारे महाराष्ट्र के विकास के लिए करते रहते हैं। आगे भी आप करेंगे ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इसके बाद भी हम थोड़ा टच बनाएंगे कैसे हम इन सारी चीजों को आगे तक ले जा सके। हमारे रिलीजियस सुरक्षा के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। बहुत से जैसे शिखर जी का इशू था 2 साल पहले, जो जुड़े होंगे तीर्थों से उनको पता होगा कि 30-35 सालों से पुरानी समस्या हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के सपोर्ट से, उस समय वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, उनके बोल्ड डिसीजन से माओवादी संगठनों का जो थ्रेट हमारे कम्युनिटी को था, शिखर जी ने वो एक बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, और पहली बार एक सारे हमारे पंथ संप्रदाय इन शिखर जी के विषय पे एक हो गए। और जो भी हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स भी काफी सारे थे, कहीं ना कहीं वो हमें थोड़े नॉर्मलाइज हो गए, आपस में बात करने का हमारा रेशियो बढ़ गया, और काफी सारे पुराने इश्यूज हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स थे वो भी इसके माध्यम से रिजॉल्व हो गए। और एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला माइनॉरिटी फेडरेशन को एक बड़ा इशू रिजॉल्व कराने में शिखर जी का। और भी काफी सारे चीजें हैं जो इसके माध्यम से हम कर सके, आज उतना समय नहीं है वो सारी चीजें बताने के लिए। तो मैं चाहता हूँ सुमेर जी आप इसे आगे भी हमारा क्या एजेंडा है जरूर आप आगे ले। एक बार सभी को धन्यवाद देके मेरे वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू ललित जी फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इलैबोरेटिव सेशन। मुझे लग रहा है आपने बहुत सी एरिया कवर कर लिए, लेकिन समय बहुत कम है। आपको तो मुझे लग रहा है 8-10 दिन का एक सीरीज रखना चाहिए, एक एक टॉपिक लेके डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट वी कैन गो थरोली।
what we have observed that you have touched almost all facets of Jainism, आवाज आपका इको हो रहा है. including temples, including education, including financial status, certificate, everything you have covered. माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा. Each and everyone. हमारे साथ में ओम प्रकाश संकलेजा एमएलए साहब ज्वाइन हुए, अपने दिनेश कुमार जैन साहब ज्वाइन हुए थे, अभी बाइक चले गए कुछ काम के लिए. अपने पराग जैन साहब yes, you know thoroughly all the process. Both will definitely change the scenario in Maharashtra. Confident of that. I will also thank to all my colleagues who have taken efforts to arrange this seminar. Lalit ji, we have some very important questions that we have already received. Can we take that right now? मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ, आपका आवाज इको हो रहा है. क्या पूछा आपने क्वेश्चन? सर 25 क्वेश्चन. एक जगह दो लोग आप वहां से बैठे होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए इको हो रहा है वो. हाँ, हमारे पास कुछ 15-20 क्वेश्चंस है, तो कैन वी स्टार्ट? यस प्लीज. ओके. Nanda Kumar Kaleji, OSD to Honorable Chairman Maharashtra Legislative Council and ex Deputy Secretary Law, इनके कुछ questions है. इसमें से पहला question, what is the eligibility criteria for availing benefits under various schemes of central and state governments under the existing laws, rules and regulations? वो डिफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. इनकम बेस्ड है, जो स्कॉलरशिप के स्कीम है, बिजनेस लोन के स्कीम है, वो भी इनकम बेस्ड है. एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक के, मतलब राइट फ्रॉम 1 लाख एनुअल इनकम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेकर एनुअल 6 लाख इनकम तक के बिजनेस लोन तक के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और बीइंग अ जैन माइनॉरिटी स्कीम के सारे बेनिफिट्स हम अवेल कर सकते हैं. राइट्स अवेल करने के लिए नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैन होना सफिशिएंट है. जो मॉनिटरिंग बेनिफिट्स लेने हैं उसके लिए इनकम का क्राइटेरिया है, और जो नीडी लोग हैं उन्होंने ही ये बेनिफिट लेना चाहिए. कोई स्पेसिफिक अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ, कोई स्पेसिफिक स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज जहां पर ये बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ले सकते हैं? नहीं, सभी इसमें ले सकते हैं. हाँ, एजुकेशन है, बिजनेस है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है, यूथ एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और जैसे प्रोफेशनल्स यूपीएससी के लिए स्कॉलरशिप है, सीएस एमबीए उनके लिए स्कॉलरशिप है. मतलब हर सेगमेंट के लिए कुछ न कुछ दिया हुआ है इसके अंदर. कम है ज्यादा है, एक्सेप्ट हेल्थ के अंदर सिर्फ स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए हेल्थ का कवर किया हुआ है. बाकी हेल्थ में माइनॉरिटी एज सच कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है. बट प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत है या राजीव गांधी हमारी योजना ये है, ये हम सब उसके बेनिफिट ले सकते हैं. जो सभी कम्युनिटी के लिए वो हमारे लिए भी है. Okay, and another question was, which are the various authorities or departments to whom Jain people are required to approach to get themselves registered for the benefits? रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. स्कॉलरशिप के लिए आपको जो अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमन पोर्टल है सभी डिपार्टमेंट का, scholarships.gov.in. तो ये मैं आप सभी को सुमेर जी के माध्यम से इसकी सारी डिटेल मेरे एक पीडीएफ है, वो भी आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा. जितने भी लोग आपके जेसीएस के या जेतो के हमारे हैं और भी लोग जुड़े हुए, उनको भी ये सारे वेबसाइट्स के लिंक आपको देंगे. और www.aijmf.in पे भी आपको सारे लिंक्स भी है और सारे स्कीम के डिटेल भी दिए हुए एप्लीकेशन के. स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बिजनेस लोन मैनुअल एप्लीकेशन है, और बिजनेस लोन के एप्लीकेशन में हमें जैन सर्टिफिकेट अलग से देना पड़ता है. जो माइनॉरिटी फेडरेशन के हमारे मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, वो जैन के सर्टिफिकेट के रूप में सारे गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र. और जहां स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करता है, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये सर्टिफिकेट को वैलिडली एक्सेप्ट करते हैं. ऐसा कभी भी आज तक प्रॉब्लम आया नहीं है, तो उसके कारण हमारा कोई काम रुकता नहीं है. और ये सारे लिंक्स
और सोशल मीडिया पे जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के जाएंगे तो ट्विटर पे हम मिलेंगे, वहां आपको अपडेट्स मिलेंगे, फेसबुक ग्रुप पे आपको मिलेंगे सारे अपडेट्स, और यूट्यूब चैनल है जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का, वहाँ सारे एक एक स्कीम के वीडियोस भी है, हिंदी वीडियोस है, गुजराती वीडियोस है, मराठी में भी वीडियोस है जो स्कीम की जानकारी देने के लिए, और जो हमारे इश्यूज है जैन कम्युनिटी के उसके भी काफी सारे वीडियोस है। आप यूट्यूब पे उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे सारे जो भी है, या फेसबुक से कनेक्ट हो या वेबसाइट पे कनेक्ट हो, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे जैन माइनॉरिटी फेडरेशन आपको मिलेगा, आप उसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं और इसके सारे अपडेट्स भी आप ले सकते हैं। ओके, हितेश जी जैन के क्वेश्चन थे, व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सेम एंड द लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। लिस्ट ऑफ बिजनेसेस में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एनी बिजनेस, डैम एनी बिजनेस आप कर सकते हैं। उसका अभी एग्जिस्टिंग रेट जो है 6% फॉर वुमेन एंड 7% फॉर जेंट्स, 8% फॉर जेंट्स, और ये रिवाइज हो सकता है, बट आज के डेट में इंटरेस्ट रेट 6 और 8% है इसका। ये नॉर्मल प्रकाश जी खेड़बाई अलग है। हाँ बोलिए। Is Atrocity Act applicable for minority? No, no. Atrocity Act as it is हमारे लिए applicable नहीं है। But as a being a minority, काफी सारे प्रोटेक्शन है, तो हम अभी आज के इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और कभी डिस्कस करेंगे। जो सोशल मीडिया पे आ रहे थे GR वगैरह, ये सारे फेक है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। ओके, दीपक जी पाटिल RTO से का क्वेश्चन था, इज देयर एनी अपर लिमिट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी फ्रॉम JITF? JITF का उसमें इंटरेस्ट का कहाँ आता है? नहीं आएगा, वो नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लीजिए। ओके, एंड कुणाल लुनावत जी का क्वेश्चन है, सब रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट्स और कोटास फॉर माइनॉरिटीज among the minorities as per percentage of their respective population. Like is observed, this is for the scholarship of UPSC students or seats in Yashoda. उनका कहना है कि हॉस्टल्स और स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स जो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स होते हैं, जैसे जैन ऑर्गेनाइजेशन के काफी स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं मेजर सिटीज में, सो इज देयर एनी स्कीम और बेनिफिट फॉर them which they can avail? नहीं, ऑब्वियसली सब जगह है। महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटीज के लिए अलग हॉस्टल बने हुए हैं, माइनॉरिटी बच्चों के लिए, वहाँ हमारे जैन समाज के बच्चों को एडमिशन मिलता है, हमारे लिए कोटा है, सभी ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है। UPSC और स्टेट सर्विस कमीशन के दोनों एग्जाम के लिए आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। Okay, Shri Mahavir Pendari ji, Joint Commissioner SGST, he's asking how to open a minority school up to 10th standard. Is there any agency who can get this done? And how many students of minority is must for running a minority school? ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें परमिशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एजेंसी तो आपको कोई भी लोकल एजेंसी, आप कौन से एरिया में शुरू करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड एजेंसी नहीं है। बट ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म भी इसमें मदद कर सकती है, या मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, बहुत इजी है। और स्टेट गवर्नमेंट से हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन देना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। आप CBSE में जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट आपको NOC इश्यू करेगा, आप फर्स्ट स्टेज शुरू कर सकते हैं स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब वो जो संख्या है वो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, तो अपन इस फोरम पे उसे पब्लिकली डिस्कस ना करना ज्यादा बेहतर है, उसमें कोई ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तब मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और काफी सारे हम स्कूल पूरे भारत में अपने हैं जिन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस लिया हुआ है। मॉनिटरिंग जो थे स्कीम के पैसे लेने में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है उनके अंदर 50% माइनॉरिटी बच्चे होने चाहिए, एक नॉर्मल रूल जो है, और काफी केसेस में 25% में भी होता है, कहीं भी उससे भी कम बच्चे होते हैं तो भी मिलता है। तो ये सारा थोड़ा सा हम लोग उसके अंदर एक्सपर्ट है, कर सकते हैं इन चीजों को, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा इस चीज का।
Okay. SK पाटिल जी है, आवाज नहीं है। कमिश्नर सेंट्रल GST। He is asking what role can be played by serving or retired government officers in assisting or helping our नहीं, बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं हमारे अभी जो सर्विस में है वो ऑफिसर्स, या जो रिटायर्ड है वो ऑफिसर्स भी हमारे कम्युनिटी के यूथ को एंगेज करके माइनॉरिटी फेडरेशन के हो या जो भी हम ऐसे कोई सिस्टम बना सके वहां पे जो एक फोकस्ड काम करे माइनॉरिटी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को उनके एप्लीकेशन करवाने में। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारी कम्युनिटी का, जो मैंने देखा है पेपर वर्क में बहुत ढीले पड़ते हैं। गवर्नमेंट से कोई भी पैसा लेना है तो पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, बिना पेपर वर्क गवर्नमेंट का पैसा आएगा नहीं। बहुत सारे लोग पूछते कि हम जैन है तो हमें ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या, मिलेगा सब, लेकिन हमको मांगने जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि हम घर में बैठ के गवर्नमेंट ने भेजना चाहिए पैसा कि आप माइनॉरिटी है तो आपके लिए इतना पैसा भेजा है, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस में जो डिफिकल्टी आती है वहां हमारे लोग थक जाते हैं जल्दी। तो वहां एक हम सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें, जो माइनॉरिटी चैप्टर हमारे फेडरेशन के आप खोल सकते हैं या और भी कोई व्यवस्था निर्माण करो तो भी एक पूरा गाइडेंस हम देने को तैयार है पूरे भारत में अक्रॉस सारे स्टेट्स, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए सारा ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। जो भी लोग ये काम करना चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और ये सारा फ्री है, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं किसी से भी ट्रेनिंग का या किसी भी चीज का। आप वहाँ हमारे चैप्टर गठित करें तो भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलते हैं, या जीतो के प्लेटफॉर्म हमारे लिए अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी ये सपोर्ट सिस्टम हम अगर कर सके। पेपर वर्क के लिए हमें लोगों को गाइड करना है और उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है। तो काफी सारी चीजें हमारी इजीली हो सकती है। और कई बार होता है जैसे बैंक में थोड़ा सा परसुएशन कराना पड़ता है, जो मुद्रा की जैसे स्कीम है, या गवर्नमेंट में जैसे ये मौलाना आजाद हमारा कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र का, वहाँ स्टाफ नहीं होता है या स्टाफ तो प्रॉपर काम नहीं करता है, जो मतलब एक ट्रेडिशनल उनके सिस्टम पड़े, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे कोई भी ऑफिसर्स अगर इंटरवेन करते हैं तो इजीली वो काम हमारे हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे सर्विंग और रिटायरिंग दोनों ऑफिसर्स बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, कैन अ स्टेट और नेशनल बॉडी और कमिटी ऑफ सच ऑफिसर्स कैन बी फाउंड टू whom any small or big Jain trust can approach for guidance interpretation of minority law? बिल्कुल हो सकता है। आज जितने भी सारे लोग हमारे इसमें जुड़े हुए थे या अभी जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग इसमें एक हम सुमेर जी से रादर मैं कहना भी चाहूंगा कि हम ऐसे कोई कोर ग्रुप फॉर्म करें जो फिल्टर्ड वे में हम सेगमेंट वाइज इनका एक्सपर्टीज का यूज करें और हमारे भारत भर में या महाराष्ट्र में भी हम इसको लोगों को इसके बेनिफिट दिला सके, ऐसा हो सकता है। और आज के बाद हम सुमेर जी और हम बैठ के और पराग जी और जितने भी हमारे सारे ऑफिसर जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अलग अलग भी थोड़ा डिस्कस करके इसे स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बना सकते हैं, बना लेंगे रादर। ओके, एक दीपक सिद्धानालय का क्वेश्चन था, उनके वार्ड के स्कूल्स में लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जैन हिंदू जैन ऐसा लिखा हुआ है, तो वो जैन माइनॉरिटी में एप्लीकेबल होते हैं या नहीं? और अभी सर्टिफिकेट कोई कंपल्सन नहीं है। जहाँ अगर 10th स्टैंडर्ड के पहले जितने भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम का फॉर्म भरने के पहले हमारे अगर लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल के रिकॉर्ड में हमने कोई हिंदू जैन या और कोई लिखा है तो हम वो करेक्शन करा सकते हैं। वो सिंपल प्रोसीजर है, स्कूल में होता है। 10वीं के बाद वो नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जहाँ भी जो स्कीम आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप के लिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सफिशिएंट है, आपकी इसमें क्या लिखा है उससे कोई मैटर नहीं करता है, या और कोई स्कीम में एफिडेविट पे चलता है। कुछ स्कीमों में माइनॉरिटी फेडरेशन के सर्टिफिकेट होने से आपको उसका जो भी लिखा होगा वो इमटेरियल हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आने वाले समय में हमें इसे थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे मिस्टेक्स हमारे रिकॉर्ड में ना रहे। जैसे सेंसस हमको करना है 2021 में, उसमें भी ध्यान रखना है। और अभी हमारे जितने बच्चे 10वीं के अंदर के पढ़ने वाले उनके रिकॉर्ड भी हमको चेक करके रेक्टिफाई जरूर करवाने चाहिए।
सुहास कोरेगावे का एक क्वेश्चन था, हाउ जैन वुमेन कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? मैंने अभी पहले भी बताया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज में होता है, म्यूनिसिपैलिटी में और बैंक में अकाउंट खुलता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा लोन मिलता है, फिर वो बढ़ा के मिलता है। माइनॉरिटीज के लिए वो ज्यादा अमाउंट का भी लोन हमको मिलेगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। थोड़ा सपोर्ट उनको, गाइडेंस लगेगा महिलाओं को, तो हमारे समाज के भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको थोड़ा ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, महिलाओं को इसके लिए थोड़ा सपोर्ट करे, गाइडेंस करे। उनको कोई ट्रेनिंग चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाले काफी सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम कोई ऐसा एक ट्रेनिंग का सेशन रख सकते हैं। निर्भय जैन जी का एक क्वेश्चन है, देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ मेनी पीपल फॉर माइनॉरिटी स्टेटस एंड अवेलिंग स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी may be clarified by authority. Whether is it compulsory that 50% members are must from minority community? If yes, then whether these norms are for general body or managing body? नहीं, ये 50% का नॉर्म कौन से पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं है। For minority status certification of government. तो स्कूल के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होता है माइनॉरिटी स्टेटस, उसमें 75% ऑफिस बेरर जैन होने चाहिए, ये कंपल्सन है। मैनेजिंग कमेटी के जनरल मेंबर क्या है उससे कोई रिलेट नहीं करता है। और कोई आपने टेक ओवर किया हुआ इंस्टीट्यूट है तो वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन वो अगर हम सेंट्रल का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, वहां जाके उसमें रिलीफ ले सकते हैं। ये स्कूल के लिए है माइनॉरिटी स्टेटस। 75% आपको चाहिए जैन कम्युनिटी के उसके अंदर, बोर्ड मेंबर, मैनेजिंग कमेटी की। Okay, can you give general idea about the various benefits available to Jain minorities from the central and state governments? तो इतनी देर वही तो बताया मैंने। The basic points like exactly कौन-कौन से variants और कौन-कौन से fields में हम लोग जा सकते हैं? जी सभी मैंने बताया ना, राइट फ्रॉम पहले की एजुकेशन से लगाकर पीएचडी तक का एजुकेशन है, छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े इंडस्ट्री तक आपको बिजनेस के लिए है। और एक बात मैंने बताई नहीं आपको, नॉर्मल बैंकिंग का जो फाइनेंस सिस्टम है उसमें आरबीआई का गाइडलाइंस है, सभी बैंकों को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए स्पेशल सेल गठित करना कंपलसरी है, स्पेशल ऑफिसर वो रखते हैं और उनको प्रायोरिटी देना पड़ता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए भी, बड़े से बड़े फाइनेंस के लिए भी आप 50,000 का से लेके आप करोड़ों तक का फाइनेंस ले सकते हैं। बिजनेस के लिए, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए फाइनेंस है, आपके मंदिर बनाने के लिए है, समाज भवन बनाने के लिए, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए। अब कौन सा बढ़िया एरिया बचता है? Okay, thank you so much. और भी क्वेश्चंस अभी तो हमारे पास नहीं है, पर किसी के अगर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो वी वुड गेट इन टच विथ यू, और सुनील कुमार काले जी विल गेट इन टच विथ यू। आप, मेरा मेल आईडी है jainminorityfederation@gmail.com, इस पे मेल कर सकते हैं। आज की सेशन का रेफरेंस डाल के आप कोई भी क्वेरी पूछिए, हम अर्लीस्ट पॉसिबल उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। कोई फॉर्मेट्स चाहिए, फॉर्मेट्स मिलेंगे। वेबसाइट पे है, हमारे सोशल मीडिया पे जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, सारे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो जाइए। आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में जुड़िए, ट्विटर को फॉलो करिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी यूनिटी दिखती नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही होता है कि हम सब जगह बहुत मीगर फिगर में दिखते हैं। तो हमारी जब तक स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं तब तक हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं गवर्नमेंट तक। Thank you so much, Lalit ji. It was a great pleasure for us to hear you. Now I request Devendra ji Bakliwal to give a vote of thanks. मैं जेसीएब और जीतो को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीतो नासिक चैप्टर के हमारे सारे मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स, सभी को आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है और आज का पर्टिकुलर ये सेशन बहुत आगे तक जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। थैंक यू। धन्यवाद श्री ललित जी गांधी सर, काफी अच्छी जानकारी आपने दी, काफी इम्पोर्टेंट डिटेल्स नोट किए गए। चैट में भी काफी सारे क्वेश्चन आए और काफी सारे क्वेश्चन का जवाब गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी मिल सकता है minorityAffairs.gov.in पर। और जो गांधी सर ने उनकी जो वेबसाइट बताई AIJMF. मेरी नहीं, हम सबकी है वो। अच्छा, हाँ, मतलब लेकिन आप तो होस्ट है ना सर वो वेबसाइट के, तो डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन आपके थ्रू
प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय के साथ जैन पॉपुलेशन जो सेंसस का विषय है वो भी जुड़ा हुआ है, रिजर्वेशन आदि विषय भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ जो जैन कासार, जैन शिंपी ऐसे जो इश्यूज है जो ओबीसीज में आते हैं, वो ओबीसीज में आते हैं, तो उनको अलग से ज्यादा बेनिफिट अवेलेबल है, 27% रिजर्वेशन आदि, वो विषय अलग से है। गांधी सर अगले कोई सेशन में हम लोग उस जरूर जरूर, वो एक बड़ा बड़ा सेगमेंट है, करना है तो जरूर करेंगे। अभी समय अभाव के कारण, क्योंकि काफी करीब करीब हम 2 घंटे से एक साथ है, पराग जी जैन सर कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहे इस सेशन में। दिलीप जी घेवारे सर अगर उपलब्ध है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक्स गिविंग कार्यक्रम के लिए वो आगे आए, अदरवाइज मैं थोड़ा 1 मिनट रुकता हूं क्योंकि वो दिख नहीं रहे पोर्टल पर। दिलीप जी घेवारे साहब, डिप्टी कमिश्नर कल्याण, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शायद वो सेशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। सुमेर जी काला साहब ने भी काफी डिग्निटरीज के नाम लिए, शुरू में मैंने कुछ नाम लिए थे, बाद में भी उन्होंने जीतो के काफी डिग्निटरीज बाद में ज्वाइन हुए थे। मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं सम्माननीय वरिष्ठ समाज सेवी जिन्होंने आज के इस ऑनलाइन सेमिनार में उपस्थित होकर मार्गदर्शन दिया एवं चर्चा में सहभागी होकर इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया। श्रीमान ललित जी गांधी एवं श्रीमान पराग जी जैन द्वारा दी गई जानकारी हम सभी समाज जनों को जरूर लाभान्वित करेंगी। इसी तरह हम सब जुड़कर समाज उत्थान के इस कदम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे इस कार्यक्रम का समन्वय करने हेतु जो अवसर दिया गया, इसके लिए मैं सुमेर जी काला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो हर्षित जी पहाड़े, यश जी काला, इन्होंने जो नेटवर्क में और क्वेश्चन आंसर में जो हेल्प की, उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार श्री ललित जी गांधी सर, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से हमारे सारे गवर्नमेंट ग्रुप में दी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक लास्ट में एक छोटी सी बात गांधी सर से पूछना चाहता हूँ कि बीच में पीएमओ ऑफिस से अल्पसंख्यक के बारे में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से जानकारी ली गई, और उस जानकारी में से एक सजेशन सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को ऐसा था कि जितनी भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है और जितनी भी परचेज कमेटी, अलग अलग विविध कमेटियां है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के सदस्यों को उस कमेटियों में लेना जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हो नहीं रहा है। वो जीआर एक बार आया था, थोड़ा बहुत किसी ने देखा, लेकिन हम लोग बहुत कम है। जैसा अभी मैं कस्टम्स में या एसीजेड डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे मैं अकेला जैन हूँ। मैं जाके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये नहीं बोल सकता कि मुझे कमेटी में लो, और मेरा राइट है ये एज ए माइनॉरिटी मेंबर। तो ऐसे सारे इश्यूज है। ये सारे इश्यूज की वजह से काफी सारे लोग, सबसे बड़ा रीजन है हम संगठित नहीं है। हम देखते हैं भारत में, मैं कोई किसी को ब्लेम या क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन लोग बहुत बोल्डली संगठित रह के अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। कई बार नहीं होने वाले अधिकार छीनते हैं। हमारे समाज की कभी छीनने की परंपरा नहीं रही, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो भी हम नहीं ले पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इतने डिवाइडेड है। शायद कोई और कम्युनिटी इतनी डिवाइड होगी। तो हमें एक तो जरूर करना है कि अभी माध्यम मिला है, हमारे धार्मिक परंपरा कोई भी रही हो, हम किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी परंपरा में विश्वास करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सारे भगवान महावीर को मानते हैं। एक कॉमन हमारे लिए भगवान महावीर है। तो इसी माध्यम से एक हो जाते हैं तो हमारे बहुत से काम आसान हो सकते हैं। जो काम आप नहीं बोल सकते वो हम बोल सकते हैं उस माध्यम में। जहां हम नहीं कर सकते वो काम आप कर सकते हैं। अगर हम मिलके ऐसा यूनाइटेड रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अभी हम एक कोविड में जैन समाज ने पीएम केयर फंड में 300 करोड़ रुपए दिए हमने डायरेक्ट जैन कम्युनिटी ने। शायद एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा किसी सिंगल इतने छोटे कम्युनिटी का। बाकी हमने जो किया है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका हमें मिलता कुछ नहीं है रिटर्न में। जो गुडविल मिलनी चाहिए या जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम डिवाइडेड है। तो जरूर देवेंद्र जी, आपके सजेशंस का मैं जरूर ध्यान रखूंगा, और हम बाद में भी पर्सनली थोड़ा इंटरेक्ट करके इन छोटी छोटी चीजों को कैसे ठीक कर सकते उसके ऊपर भी जरूर काम करेंगे। देवेंद्र जी, आपले जॉइंट सेक्रेटरी सतीश हिरन
सेक्रेटरी नाशिक जितोचे 2 मिनिटं आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि गांधीजीचे थँक्स. जय जिनेंद्र आणि गुड इवनिंग. हमारे मित्र श्री ललित जी गांधी, इन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया. इनको मैं जीतो नासिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. वैसे ही पराग जैन सर एवं सभी अधिकारी जो 5:30 से यहाँ पे आए हुए हैं, उनका अनमोल समय दिया और बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ. तो सभी का मैं जीतो नासिक की ओर से पुनः एक बार आभार मानता हूँ. जय जिनेंद्र. थैंक यू. मैं पुनः एक बार ललित जी का फक्त एक रिक्वेस्ट आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू हॅज बीन रेज्ड बाय देवेंद्र जी and the answer given by Lalit ji is one indicative that we shall abolish all the sectorial differences among ourselves first. Yes. We have experienced very bad thing, number of disputes on the religious places and very important places हम गवा चुके हैं हमारे आपस के डिस्प्यूट से. बिल्कुल बिल्कुल. और हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसमें चली जा रही है. तो ललित जी हैज रेज्ड वेरी इंपॉर्टेंट इशू. If the officers and the intelligent class decides to be one, then it is possible. हम हमारे धर्म कौन सा हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, आपने बताया कौन 200-250 सब डिविजन्स है. हमारे अपने पूजा अर्चा अपने ढंग से करें, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म पे आए भगवान महावीर के अनुयायी होके सब एक बने, तो मुझे लगता है कि आफ्टर गेटिंग माइनॉरिटी स्टेटस वी गॉट ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म. Yes. All India Institute of जो Jain Minority Federation है, that can work for the Jain unity also. It will solve the more than 75% problems within ourselves without the help of government. Definitely, definitely. So, very important issue. We all officers will work for that. In the Jito organization also, you might be you have worked on very well, but after abolition of sectoral differences, we can make a strong business organization. Like that, we can also work for the all sects of the society. Thank you, Lalit ji, for very important session. Time constraints है, नहीं तो बहुत से जो messages मुझे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आगे हमको हर एक सब्जेक्ट में different session चाहिए. उससे नहीं जाएगा, उससे नहीं जाएगा, प्लीज चाहिए. And my all officers have taken keen efforts to make this event successful. नहीं लगा था चालू करो, आधे घंटे लगेंगे ना, आधे घंटे जल्दी खा लेंगे थोड़ा. तो आज के इस सेशन में करीब 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. काफी पुणे, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इवन कुछ मैंने देखा सदस्य अब्रॉड से भी थे. लाला लोग को कुछ कब खाएंगे वो लोगों ने खाया नहीं खाया. ए लाला लोग अभी मैंने सबको अनम्यूट किया है. अगर कोई स्पेसिफिक समय गांधी सर को तो एक 10 मिनट रुककर. अभी तो फिर वो ये हो जाएगा. अभी आज के लिए इसको समाप्त कर देते हैं. देवेंद्र जी समाप्त करा. तेरे पूछते से कर दो, कोई कुछ नहीं. अभी 7:30 बजे. हाँ तो 8 बजे शुरू कर देना. 8 बजे शुरू करता, 8:30 चलिए जैन, आप क्या पूछना चाहते हैं? एक बार इसी के साथ में पुनः एक बार ललित जी गांधी सर, पराग जी जैन सर और सुमेर जी काला साहब, जिन्होंने पेन का ओपन दे पतला किसी का मेरा ज्यादा है. सबके काम हो चुके हैं ना. करता हूँ मैं. हर्षित जी, अगर सबको बाकी सबको अनम्यूट करके म्यूट करके अनम्यूट करना पड़ेगा. ओके, मैं अभी समापन की ओर जा रहा हूं. मैं पुनः एक बार सुमेर जी काला साहब, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया और हम सबको ये जानकारी के लिए गांधी सर और पराग जी जैन सर को निमंत्रित करके जो लाभान्वित किया, उसके लिए JCH ग्रुप की ओर से मैं सभी वक्ताओं का, हर्षित जी पहाड़े, यश काला, इन सब का पुनः एक बार धन्यवाद करके यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ ऐसे घोषित करता हूँ. सब लोग अपना ग्रुप लीव कर सकते हैं और जिनको गांधी सर से इंटरेक्ट करना है
उन्होंने उनका ईमेल आईडी दिया है। पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ईमेल आईडी फिर से एक बार बताए। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन @gmail.com। मैं चार्ट पे एक बार टाइप कर देता हूँ। हाँ सर, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन @gmail.com। @gmail.com। इस पर गाइडेंस ले सकते हैं। मैं केडीजे पारस भवन ट्रस्ट, जिनके ट्रस्टी सुमेर जी काला साहब भी है, हम सब लोग मिलकर पुणे में ये जैन माइनॉरिटी सेंटर का सेंटर यहाँ जरूर ओपन करना चाहेंगे। पुणे में हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑफिस बना सकते हैं। तो गांधी सर आपके लिए ये उपलब्ध रहेगा। आप कभी भी यहाँ पुणे में जब भी आएंगे तो पारस भवन जरूर पधारे। जरूर जरूर जरूर। और सभी लोग रुकने, जिनको भी पुणे में आना है, पारस भवन में रुकने की व्यवस्था है, जिनालय है। चिंचवड़ में आप आकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। आता आपण पहिले हर्षित जी